नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम लोग इंडियन पॉलिटी को आपसे डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है, अब जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा हमको परेशान करता है और ये थोड़ा-सा आपके पास विभाजित भी है, अलग-अलग जगह दिया गया है, तो बच्चे इसको पढ़ने में थोड़े से परेशान हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के हिसाब से, पीटी के हिसाब से जितने सारे फैक्ट यहाँ पर बनते हैं, वो सारे फैक्टों को कवर किया जाए। अच्छा, ये क्लासेस जो हैं, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ ये क्लासेस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करें, ठीक है? चलिए, तो कहानी शुरू करते हैं और बच्चा कहानी आपके पास है इंडियन जुडिशरी सिस्टम, इंडियन जुडिशल सिस्टम। तो हेडिंग लगा लीजिए, भारत की न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका। इंडियन जुडिशल सिस्टम। देखिए, इंडियन जुडिशल सिस्टम की जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ ये बात करते हैं कि न्यायपालिका क्या है? नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आधुनिक न्यायपालिका है, जो मॉडर्न आपके पास जुडिशरी सिस्टम है, इसको भले ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन प्राचीन काल में भारत में काफ़ी सारी संस्थाएं आपके पास चलती रहती थी। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, पंचायत। पंचायत आज भले ही आपके शासन की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन प्राचीन काल में ये शासन की इकाई के अलावा एक न्यायपालिका के तौर पर कार्य करती थी। गांव में जितने भी डिस्प्यूट होते थे, जितनी भी परेशानियां होती थीं, वो सारे डिस्प्यूटों को कौन सॉल्व करता था? वो सॉल्व करती थी आपकी पंचायत। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका की शुरुआत हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आधुनिक न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में न्यायपालिका को हमने पंचायत के तौर पर देखा है, जो गांव में विवादों को समाधान करती थी। जैसे हमारे घर परिवार में दादाजी हुआ करते थे, दादाजी की इतनी रिस्पेक्ट होती थी कि हम उनके सभी फैसले बाध्य होते थे, सबको मानना पड़ता था। उसी तरीके से गांव की जो व्यवस्था है, वहाँ पर पंचों को बहुत सर्वोच्च माना जाता था। वो जिस भी फैसला दे देते थे, वैसा के वैसे फैसले माने जाते थे। फिर अगले स्तर पर हर एक राजा ने अपने अपने स्तर पर न्यायपालिका को सुधारने का प्रयास किया और राजा का कोर्ट आपके पास सर्वोच्च होता था। पर वो ऐसी कोई आपके पास स्ट्रक्चर्ड कोर्ट नहीं होते थे जैसे आज आपको न्यायपालिका देखने को मिलती है। जजेस देखने को मिलेंगे, एडवोकेट और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जिनको बीच में विवाद है, वो राजा के पास चले जाते थे, राजा उनका समाधान कर देता था, न्याय हो जाता था। तो अभी हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं मॉडर्न जुडिशरी की, कि अभी जो भारत का जुडिशल सिस्टम है, इस जुडिशल सिस्टम को किस तरीके से आया और किस तरीके से इसने यहाँ पर काम किया। ठीक है भाई, चलिए। तो अगर हम लोग मॉडर्न जुडिशल सिस्टम की बात करते हैं तो बच्चा सबसे पहला जो प्रयास किया गया, वो प्रयास किया गया आपका 1774, 1774। आधुनिक न्यायपालिका की शुरुआत की गई 1774 में, कलकत्ता। याद रखिएगा, ये एक जगह है कलकत्ता, ठीक है? कोलकाता भी आप लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल में। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आपसे कोई एक सवाल पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे पहले जुडिशरी सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया? आप सारे बच्चे बताएंगे जुडिशरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 1774 में। सर, 1774 में कैसे आया? तो बच्चा याद रखिएगा, हमने एक रेगुलेटिंग एक्ट लॉन्च किया था, रेगुलेटिंग एक्ट। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये कब का है? ये 1773। और इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश कंपनी है, इसके प्रशासन को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया था। और इसी रेगुलेशन के अंतर्गत हमने एक कोर्ट की स्थापना की, जैसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1774 में। अब यहाँ से आपको दो सवाल याद रखने हैं। पहले तो आप एक व्यक्ति का नाम याद रखिए, इलीजाहे इम्पे। एक व्यक्ति आपके पास है, इलीजाहे इम्पे।
और ये जो इलिजाह इम्पे इम्पे भाई साहब हैं, ये चीफ जस्टिस हुआ करते थे इस कोर्ट के। चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। आपसे कोई पूछ सकता है इलिजाह इम्पे कौन है, आप कहेंगे इलिजाह इम्पे फर्स्ट एवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। भारत की जो न्यायपालिका प्रणाली है या न्यायपालिका है, इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इलिजाह इम्पे हैं। इनके अलावा तीन सदस्य और आपके पास यहाँ पर हुआ करते थे। तो इलिजाह इम्पी किस कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे? कलकत्ता। कलकत्ता में जिस कोर्ट की स्थापना की गई थी वो किस नाम से किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के नाम से। बट एक बात आप लोग ख्याल रखिएगा कि इसका जो ज्यूरिसडिक्शन था, इसका जो क्षेत्र अधिकार था, एक वर्ड आप लोग देखेंगे और उस वर्ड को आप लोग यहाँ पर जानते हैं ज्यूरिसडिक्शन, है ना, ज्यूरिसडिक्शन। और ज्यूरिसडिक्शन वर्ड की जो हिंदी होती है बच्चा, ये होता है क्षेत्र अधिकार। क्षेत्र अधिकार इसका हुआ करता था कलकत्ता। अब यहाँ पे सवाल बन सकता है क्या कि 1774 में जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसका ज्यूरिसडिक्शन संपूर्ण भारत हुआ करता था? इसका ज्यूरिसडिक्शन संपूर्ण बंगाल रीजन हुआ करता था? नहीं, इसका ज्यूरिसडिक्शन हुआ करता था ओनली आपके पास कोलकाता। इस ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? ज्यूरिसडिक्शन को आप क्षेत्र अधिकार या न्याय अधिकार के तौर पर जानते हैं, मतलब उसकी सीमा, ये कहाँ तक अपने फैसले दे सकता है। तो 1774 में इसकी जो सीमा थी वो कलकत्ता थी। कलकत्ता के अंतर्गत आने वाले एरिया में कोई भी घटना घटित होगी, वहाँ पर आपके पास ये फैसला सुनाएगा। आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि इसके नाम में तो ऐसी लगा हुआ है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट था क्या? नहीं, ये उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करना है, क्या ये सुप्रीम था क्या? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट अगर आप अपील करना चाहते हैं तो अगेंस्ट में अपील करने की व्यवस्था की गई थी। और कहाँ कर सकते थे? प्रिवी काउंसिल में। कहाँ पर? प्रिवी काउंसिल। और प्रिवी काउंसिल कहाँ पर होती थी सर? ये होती थी लंदन में। तो सवाल बनेगा, ये सर्वोच्च कोर्ट था या फेडरल था? आप कहेंगे फेडरल था। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट अपील हो सकती थी, है ना, इसके अगेंस्ट अपील हो सकती थी। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। और अपील कहाँ पर हो सकती थी? अपील होती थी प्रिवी काउंसिल। और प्रिवी काउंसिल कहाँ बैठती थी? आपके पास लंदन में। इस व्यवस्था की शुरुआत की, बहुत लंबे समय तक ये नहीं चल पाई, ये आपके पास व्यवस्था बंद हुई और अंग्रेज धीरे 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 अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने में लगे रहे। इसके बाद फिर एक जो मेजर चेंजेस हुआ भारतीय न्याय प्रणाली में, वो मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा 1861। देखिए 1861 का जो ईयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 में 1861 में इंडियन इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को पारित किया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। ये उच्च न्यायालय अधिनियम कब का है? ये है 1861 का। इस एक्ट के अंतर्गत 1862 1862 और इस 1862 में तीन हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तीन, एक आपके पास बनता है कलकत्ता, ठीक है, एक बनता है कलकत्ता हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1862। दूसरा आपके पास बनेगा बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1862 में। और तीसरा बन जाता है मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1862। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय मतलब आपके पास क्या होता है? हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता 1862, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास, तीन हाई कोर्ट हमने यहाँ पे बना दिए। और इसके बाद फिर एक जो चर्चित सवाल आपको याद रखना है, 1866 1866 में एक कोर्ट बनाएगा इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई। भारत का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद या प्रयागराज हाई कोर्ट ही है, याद रखिएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में आपके पास जज बैठते हैं, तो इसकी स्थापना 1866 में की गई। इसके बाद धीरे 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 अंग्रेज अपने प्रयास यहाँ पर करते रहे करते रहे करते रहे। और अब जब हम एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो 1935 में। ये बहुत सारे कोर्ट यहाँ पर बनाते रहे, बहुत सारे। लेकिन 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में इन्होंने एक फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी। फेडरल कोर्ट। आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत में एक संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय, और इस संघीय न्यायालय का जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है
ज्यूरिडिक्शन होगा, ये संपूर्ण भारत होगा। ये कहाँ पर कार्य करेगा? ये करेगा संपूर्ण भारत। तो संपूर्ण भारत के लिए ऑल इंडिया के लिए एक कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो आप बताएंगे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत इस कोर्ट ने अप्रैल 1937 अप्रैल 1937 1937 से दिल्ली में काम करना स्टार्ट किया, दिल्ली में। और 1+7 जज इसमें हुआ करते थे, 1+7। एक इसका हेड हुआ करता था, 7 इसके अन्य जज हुआ करते थे। मॉरिस ग्वेर करके एक व्यक्ति है। कौन है? मॉरिस ग्वेर। ये मॉरिस ग्वेर इस हाई कोर्ट, इस फेडरल कोर्ट के क्या थे आपके पास? चीफ थे। आपसे कोई पूछ सकता है ये सुप्रीम था क्या? नहीं, ये भी फेडरल था। फेडरल मतलब क्या? इसके ऊपर अगर आपको अपील करने जाना है, इसके ऊपर भी एक अपीलेंट कोर्ट था। अपील कहाँ होगी सर? अपील होगी प्रिवी काउंसिल में। और जो प्रिवी काउंसिल है ये क्या है? ये लंदन का कोर्ट है, तो इसके खिलाफ भी अपील हो सकती थी। लेकिन संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में सबसे बड़ा कोर्ट उस समय कौन सा था? फेडरल कोर्ट। इसकी स्थापना कब की गई? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1937 में इसकी स्थापना की गई। 1+7 जज इसमें हुआ करते थे। मॉरिस स्क्वेयर पहले इस फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो अब देखो सवाल यहाँ से किस तरीके से बनेगा? सवाल यहाँ से बन सकता है भाई, एक सवाल आपका बन सकता है कि जो आपके एलिजाई इम्पे हैं, ये किस कोर्ट से संबंधित थे? मॉरिस स्क्वेयर किस कोर्ट से संबंधित थे? अब एक सवाल पूछा जा सकता है, क्या ये जो संघीय कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था इज सुप्राइम? क्या ये जो कोर्ट है ये सुप्रीम था क्या? क्या हम इसको सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं क्या? नहीं। देखिए, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, और सर्वोच्च मतलब क्या है? यही लास्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट था क्या? नहीं था। कैसा था? ये फेडरल कोर्ट था। और फेडरल मतलब क्या है? इसके ऊपर एक और व्यवस्था आपको देखने को मिल सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमने इस व्यवस्था को अपनाया और भारत के लिए एक फेडरल कोर्ट यहाँ पर आपका बना दिया गया। अब समझिए, कहानी समझिए। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, संविधान बन गया। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में न्यायपालिका को थोड़ा सा अलग अलग जगह प्रेजेंट किया गया है। या इसके कुछ फैक्ट आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि भाई हमारी जो जुडिशरी है, इस जुडिशरी में हमने क्या अपनाया है? हमने बनाया है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम। आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत में कैसी न्यायिक व्यवस्था है? आप बताएंगे भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। एकीकृत न्याय प्रणाली कहाँ है? ये आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगी। क्या अमेरिका में है क्या? नहीं, अमेरिका में नहीं है, क्योंकि अमेरिका के हर राज्य का अपने एक सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वहाँ इंटीग्रेटेड नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अब इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या है बच्चा? आप इसको समझिएगा। इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब आपके पास ये है कि यहाँ हमने हायरार्की बनाई हुई है। और हायरार्की किस तरीके से? कि सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, और यही भारत का अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं हाई कोर्ट्स, इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में कितनी है? 24। एंड इसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर अलग अलग कोर्ट्स हैं, जैसे रेवेन्यू कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ठीक है, विलेज कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सब फिर अलग अलग इसके अंतर्गत आ जाते हैं, और ये सब इसी में आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंतर्गत। ऐसे ही लिखा हुआ है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं, इसीलिए आप इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं? आप इनको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। भारत में जो न्यायपालिका है ये इंटीग्रेटेड है, आप सब कुछ जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि हमारे संविधान में कहाँ इनके लिए प्रोविजन किए गए हैं? अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, भारत के संविधान में, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायपालिका को लेकर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। और ये प्रोविजन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे बच्चा? 2 जगह। एक आपको देखने को मिलेगा पार्ट 5, भारत के संविधान का एक पार्ट है 5, भाग 5, इस पार्ट 5 में। और एक आपको देखने को मिलेगा पार्ट 6, तो भाग 6 में। पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और पार्ट 6 में क्या है, तो पार्ट 6 में आपको देखने को मिलेंगे हाई कोर्ट और इसी के साथ में सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के बीच में एससी, आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में है। और अगर हम लोग हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करेंगे बच्चा, तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 237 तक, आर्टिकल 237 तक। अब देखो सवाल यहाँ से क्या बनेगा, भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, भारत में इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्याय प्रणाली है। टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, मतलब हमारे यहाँ पर हायरार्की। अगर सेशन कोर्ट ने, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सही नहीं दिया है तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, और सुप्रीम कोर्ट से फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फिर ओनली सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा बचा हुआ है जिसमें जाके आप एसएलपी लगा सकते हैं, या जिसमें आके आप लोग क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। तो भारत में कैसी न्यायपालिका है सर? इंटीग्रेटेड। टॉप पर कौन है? टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट। संविधान में कहाँ पर इसके लिए प्रोविजन किया गया है? तो संविधान में प्रोविजन किया गया है पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट और पार्ट 6 में हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया है। चलिए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की कहानी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं कि भाई वेयर इज सुप्रीम। तो देखो सुप्रीम लिखा हुआ है, सुप्रीम, और सुप्रीम को आप लोग हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय, या एक शब्द और यूज किया जाता है विच इज उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च है, सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या ये अपेक्स कोर्ट है? यस। क्यों है? क्योंकि इसके अगेंस्ट आप कहीं भी जाके अपील नहीं कर सकते हैं, कहीं भी जाके आप लोग अपील नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय कब बना? तो आप सारे बच्चे यहाँ पर बता देंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये बनता है आपका 28, ठीक है बच्चा, कब बनता है? 28 ऑफ जनवरी 1950, 1950। तो आपसे कोई पूछेगा कि वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में है? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले, इसके जो पहले चीफ जस्टिस हैं ये कौन थे? ये थे आपके पास हीरालाल, ठीक है, हीरालाल जे कानिया, ठीक है, हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया इसके पहले चीफ जस्टिस थे। अब देखो आपसे कोई पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था, है ना, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था, इसके हेड कौन थे? कलकत्ता में था 1774 में, इसके हेड थे एलिजा एम्पे। जो 1935 में बना इसके कौन थे? मैरी स्क्वायर। और जो 28 जनवरी 1950 को बना भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इस सर्वोच्च न्यायालय के हेड कौन रहे हैं? इसके हेड रहे हैं आपके पास हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया वो पहले ऐसे जज हैं, वो पहले ऐसे जज हैं जिनकी डेथ पोस्ट पे रहते हुए हुई। ये पहले ऐसे जज हैं जिनकी डेथ कब हुई सर? जब ये पद पर थे, है ना, जब ये पोस्ट पर थे। तो पहले जज कौन? हीरालाल जे कानिया। पद पे रहते हुए पहली डेथ किसकी? हीरालाल जे कानिया। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो 28 जनवरी 1950 को हमने बना दिया, और इसके जो पहले हेड हैं इनके बारे में आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। और इसके जो प्रोविज़न है भारत के संविधान में, आर्टिकल की अगर आपसे कोई बात करेगा तो आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147, 124 से लेकर 147 तक इसके प्रोविज़न यहाँ पर दिए गए। चलिए हम लोग एक एक प्रोविज़न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है ना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको हाई कोर्ट में, सॉरी, आपको सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से आर्टिकल याद होने चाहिए? सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि किसी भी टॉपिक के अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल की चर्चा करें, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करें। देखिए 124, 124, इस 124 में सब कुछ है, 124 में सब कुछ है। क्या है सर? इसी में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, इसी में जजेस, कुछ जजेस से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है, जितने भी प्रोविज़न, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, चाहे हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे कार्यकाल हो, सब कुछ आपके पास इसी में दिया गया है 124 में। तो देयर शैल बी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या एक से अधिक हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 124 आपको याद रहेगा। इसके बाद एक और आर्टिकल, 125, 125 में
जजेस की जो सैलरी है, सैलरी एंड अलाउंसेस, इस पर चर्चा की गई है कि ये भारत की संचित नहीं पर भारित होंगे, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और हम लोग बात करते हैं 126 यहाँ पर एक्टिंग एक्टिंग सीजेआई, ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेगा, एक्टिंग सीजेआई आपको देखने को मिल जाता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 127 127 यहाँ हमको देखने को मिल जाता है एडॉक जजेस। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि एडॉक जजेस का प्रोविजन ओनली सुप्रीम कोर्ट में ही है 127। फिर अगर हम लोग बात करते हैं 128 128 में आपको देखने को मिलेगा री अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज। जो जो आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको किस तरीके से सेवाओं में लेना है 128 आपको बताता है। एंड 129 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब इसके फैसले सुरक्षित रखे जाएंगे और भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ेगी तो इन फैसलों को आधार बनाकर, रेफरेंस बनाकर हम लोग निर्णय दे सकते हैं। तो 124 में क्या है सर, सुप्रीम कोर्ट। 125 सैलरी एंड अलाउंसेस। 126 क्या है सर, एक्टिंग सीजीआई। 127 एडॉक तदर्थ न्यायाधीश। 128 रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। 129 सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है और अभिलेखीय न्यायालय का सिंपल सा मतलब होता है बच्चा कि इसके फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं, आगे जाके रेफरेंस यहाँ पर ली जाएगी। चलिए 130, इस 130 को आप लोग नहीं भूल सकते क्योंकि यहाँ पर प्लेस की चर्चा की गई। प्लेस, आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान आपके पास कहाँ है, दिल्ली है, दिल्ली। इसमें कौन चेंजेस कर सकता है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं सीजेआई, लेकिन किससे कंसल्ट करके, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति से सलाह लेकर हम इसके स्थान को दूसरी जगह भी बना सकते हैं कि ये यहाँ भी आपके पास अब बैठेगा। 130 131 131 में इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, या आप लोग कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र अधिकार। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्राथमिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। 131 में 131 अगर हम लोग बात करें 133 और 134 इनमें सिंपल सी कहानी की गई है कि कभी सिविल मामले में और कभी क्रिमिनल मामले में आप किस तरीके से जाके अपील यहाँ पर कर सकते हैं, अपील कैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे 136 में क्या है सर, SLP है, SLP, ठीक है, SLP। और 137 की अगर हम लोग बात करते हैं 137, तो यहाँ पर रिव्यू ऑफ जजमेंट है, जो जजमेंट है इन जजमेंटों की समीक्षा करना कहाँ पर है सर, 137 में। बच्चे बहुत सारे आर्टिकल हैं, आप अगर इतने से आर्टिकल भी याद कर लोगे ना तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो सुप्रीम कोर्ट है इससे इतने सारे सवाल नहीं आते, मतलब ऐसे कोई बहुत सारे सवाल नहीं बनते, जो सवाल बनते हैं वो आर्टिकल से यहाँ पर बन रहे होते हैं, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले कोई पूछेगा 124 में क्या है, जिससे रिलेटेड जितने सारे प्रोविजन है 1 to 4 में, सारे के सारे 1 to 4 में, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि सैलरी एंड अलाउंसेस कहाँ पर है, आप बताएंगे सैलरी एंड अलाउंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चा कहाँ पर, 125 में, ठीक है। एक्टिंग सीजीआई, एक्टिंग कार्यकारिणी, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं होगा तब किसी व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। किसको, किसी को भी बनाया जा सकता है, ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 124 1 to 4, और इस 1 to 4 को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 124 1 to 4, तो 1 to 4 में बोला गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसे समझिए इसको। यहाँ पर बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट होगा एक इंडिया के लिए, इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसके अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें कि भारत के संविधान में इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो संगठन है, ये संगठन किस तरीके से दिया गया है, तो बच्चा संगठन दिया गया है 1+7 जजेस। ये अभी भी ऐसा कैसा लिखा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इस सुप्रीम कोर्ट का गठन 1+7 जजेस से लेकर होगा। एक यहाँ पर कौन है, चीफ जस्टिस, और 7 आपके पास अदर जस्टिस हैं, अदर न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की सदस्य संख्या अभी भी संविधान में ऐसे ही लिखी हुई है। अगर आप लोग कंपोजिशन लिख रहे हैं, अगर आप लोग संरचना लिख रहे हैं, अगर आप लोग संगठन लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन 1+7 जजेस से मिलकर आपके पास होता है।
1 प्लस 7 जजेस से मिलकर आपके पास होता है, इस बात का आप लोग ख्याल रखें। ठीक है, चलिए। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि जो जजेस हैं इनकी संख्या में वृद्धि, इनकी जो संख्या है इस संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो इनकी संख्या में वृद्धि करेगी बेटा कौन? संसद। इनकी संख्या, इनकी जो संख्या है इस संख्या में वृद्धि करती है संसद। आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई जो जजेस हैं इन जजेस की संख्या को अगर इंक्रीज करना हो तो कौन करेगा? पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट कैसे कर सकती है? कानून बनाकर। क्या इसके लिए संविधान संशोधन जरूरी है क्या? नहीं है। चलिए, अब देखो किस तरीके से सवाल बन सकता है। यहाँ से सवाल बनेगा, भारत के संविधान का गठन एक चीफ जस्टिस और 33 अदर न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। ये अभी की सदस्य संख्या है, लेकिन संविधान में जो लिखा गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जजेस से मिलकर आपके पास होगा। सवाल याद रखिएगा बेटा, सवाल किसी भी तरीके के आ सकते हैं, पेपर किसी का भी सगा नहीं है, आप इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि पेपर अगर किसी का सगा होता तो फिर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। ठीक है भाई, चलिए। तो आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका इसके कंपोजिशन का प्रावधान क्या किया गया है? 1:4 में कितना होगा? 1+7। सदस्य संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? इसके जो मेंबर्स हैं इनको कौन इंक्रीज कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट। क्या राष्ट्रपति कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? कौन करेगा? संसद। संसद कैसे करेगी? कानून बनाकर। क्या संविधान संशोधन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम लोग बात करें एक मोटा मोटा तो 1986 है ना, 1986 तक ऐसा माना जाता है कि जजेस की संख्या आपके पास यही रही। तो आप ऐसे याद रखिए कि 1986 में जाके हमने जजेस की संख्या को कितना कर दिया? 25 कर दिया। और फिर 2009 में 1+25, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा लिखना है आपको, 1+25। 2009 में हमने इसको कर दिया 1+30। और यही जब 2019 2019 आया तो 2019 में 1+34 है ना, 1+33 यहाँ पर कर दिया गया है। अब आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनकी संख्या को लेकर निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए। तो 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था कितने थे? 1+7। 1986 में कितना कर दिया बेटा? 1+25 कर दिया गया। 2019 में कितना किया? 1+30। और अभी कितने हैं? 1+33। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या कितनी हो गई? देखो यहाँ पर कितनी हो सकती है बेटा, अगर 1986 की बात करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 26 हो जाएगी, 26। यहाँ कितनी हो जाएगी? यहाँ 31 हो जाएगी। और यहाँ कितनी हो जाती है? 34 हो जाती है। ये संख्या आपको याद रखना है। पर जब संविधान में क्या लिखा हुआ है? 1+7 लिखा हुआ है हमारे भारत के संविधान में। 1+7 मतलब अभी भी यहाँ पर जजेस की संख्या 8 है। इसको कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकती है। और संसद कैसे बनाएगी? संसद बढ़ाएगी कानून बनाकर, किसी भी तरीके का लॉ इनको बनाना पड़ेगा। क्या इसके लिए संविधान संशोधन जरूरी है क्या? नहीं है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले हमको एक बात पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन दिया गया ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 124 में दिया गया है। गठन के बारे में क्या लिखा गया है कि 1+7 जज मिलाकर भारत के सुप्रीम कोर्ट को बनाने वाले हैं। सदस्य संख्या में वृद्धि कौन करेगा? संसद करेगी। संसद साधारण तरीके से कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। कैसे कर पाएगी? उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए। अब अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, इनके जजेस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि क्वालिफिकेशन की बात ना करें। मान लीजिए कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। अब जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन जिन्हें हम लोग यहाँ पर बोलते हैं योग्यताएं, क्या योग्यताएं हैं मेरे पास? योग्यताएं हैं या नहीं है? इन योग्यताओं के बारे में कहाँ लिखा गया है? इन योग्यताओं के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 124 में, 124। क्या योग्यताएं चाहिए? समझना बेटा, अभी तक आप बहुत सारी चीज़ गलत पढ़ते हैं योग्यताओं के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो सबसे पहली जो योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो जज बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। फिर आपके पास भले कोई भी डिग्री हो, कुछ भी हो, ही और सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, कोई भी हाई कोर्ट हो, यहाँ पर 5
ईयर तक 5 ईयर तक हाई कोर्ट में जज के तौर पर आपने वर्किंग की हो, वर्किंग जो हाई कोर्ट के जज हैं इस जज के तौर पर आपने काम किया हो 5 साल तक। और मान लीजिए कि आप हाई कोर्ट में जज नहीं हैं, आप हाई कोर्ट में जज नहीं हैं तो फिर क्या हो सकता है, फिर लिखा हुआ है और। बेटा और किसका है, ये दूसरे का ही है। अगर आप हाई कोर्ट में 5 साल तक जज नहीं हैं तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 ईयर तक 10 साल तक आपने एडवोकेट एडवोकेट या प्लीडर के तौर पर काम किया हो। एडवोकेट जैसे आप लोग कह सकते हैं कि आपने वकील के तौर पर कार्य किया हो कितने, 10 साल। मान लो ये भी नहीं है तो और किसका है बेटा, ये दूसरे का ही है, दूसरे का। आपको प्रोमिनेंट पर्सन होना चाहिए, प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट पर्सन पर्सन इन लॉ फील्ड, जो विधि के जानकार होना चाहिए किसी की नज़र में, राष्ट्रपति की। अब देखो आप में से बहुत सारे बच्चे पॉलिटी को पढ़ते हैं और सारे के सारे बच्चे जब भी राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात करते हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए 3 योग्यताएं, यहाँ पर 3 है क्या बेटा, मैंने 4 बता दिया आपको, जबकि देखा जाए तो वास्तविक में 2 ही योग्यताएं। अब यहाँ पे आप लोग परेशान हो सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी योग्यताएं चाहिए, 1 2 3 और 4। आधे से ज़्यादा बच्चे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और आधे से ज़्यादा बच्चे क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। जबकि योग्यताएं कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है बेटा, 2 है कि ही और सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। और पहली जो शर्त है, दूसरे का जो पहला है वो ये है कि आप हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के तौर पर काम करते हो। भारत के किसी भी हाई कोर्ट में अगर आप 5 साल तक जज के तौर पर कार्य कर लेते हैं, बेटा यहाँ पर चीफ जस्टिस नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है जज। अगर आप एक न्यायाधीश के तौर पर कार्य करते हैं तो, अगर ये नहीं है तो क्या हो जाए, 10 साल तक आपने वकील के तौर पर काम किया हो। अगर ये नहीं है तो राष्ट्रपति की नज़र में, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, इन प्रेसिडेंट साहब की नज़र में कानून के आप बड़े ज्ञाता होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। चलिए अब आपके काम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो, भारत में जितने भी, भारत में 92% लगभग 92% जो जजेस होते हैं वो ये होते हैं। आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ये होते हैं। लगभग 8%, अप्रोक्स 8% जो जजेस होते हैं एससी जजेस, वो इससे आते हैं, एडवोकेट कोटे से आते हैं। और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं बन पाया है, कोई भी नहीं बन पाया है। ठीक है, अगर हम एडवोकेट कोटे की बात करें तो इस एडवोकेट कोटे में आप एक नाम याद रख सकते हैं, एस.एम. सीकरी, है ना, एस.एम. सीकरी। ये पहले जज थे, ये पहले जज थे। अभी रिसेंटली एक जज रिटायर हुई हैं, विच इज और इंदु मल्होत्रा। जो इंदु मल्होत्रा हैं ये भी इसी कोटे से आई हैं, तो चर्चित नाम है इंदु मल्होत्रा, याद रखिएगा। समझो, देखो अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो मेरे लिए पहली योग्यता क्या चाहिए, पहली योग्यता चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूँ, है ना, ही और सी इज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हूँ। अब भारत का नागरिक होने भर से मैं बन सकता हूँ क्या, नहीं। अब मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए। कुछ और चीज़ें कैसी चाहिए कि भाई हाई कोर्ट में आपने काम किया हो, मान लो मुझे वकील, मुझे जज बनाना है तो उस फील्ड की जानकारी तो मुझे आपको पढ़ाना है। और अगर मुझे सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, आप मुझे कितने भी बोर्ड पकड़ा दो, कितने भी पेन पकड़ा दो, कुछ कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। तो आप अगर जज बनना चाहते हैं तो उस फील्ड की समझ होनी चाहिए। और उसकी सीढ़ी कहाँ से जाती है, सीढ़ी जाती है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में 5 साल तक क्या काम करना है जज के तौर पर, क्लियर है। फिर उन्होंने दूसरी शर्त लिखी हुई है कि आप अगर जज नहीं बन सकते तो 5 साल तक एडवोकेट के तौर पर कार्य कीजिए हाई कोर्ट पर। ठीक है भाई, याद रखिए। इसमें कन्फ्यूजन होना बेटा, 2 ही क्वालिफिकेशन है, ना 3 है ना 4 है, ध्यान रखें इस बात। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर है। यहाँ से सवाल बन जाएगा, आप बना देंगे कि कहाँ से कितने परसेंट जज आए। अच्छा, अब एक काम का फैक्ट है, एक काम का फैक्ट है, हमारे पास इतने सारे जजेस आपके पास बन चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक भी विमेन विमेन सीजेआई नहीं आई है। अब से कोई पूछ सकता है कि महिला मुख्य न्यायाधीश संख्या कितनी है, 0 है। फर्स्ट विमेन एससी जज। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज कौन है, मीरा साहिब फातिमा बीबी, याद रखिएगा, मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी ये पहली महिला जज हैं। जो कब बनी, ये बनी 1989 में, 1989 में। तो यहाँ से सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई बता दीजिए कब ये जज बनी, है ना, कब ये जज बनी। तो इस तरीके से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं ना, इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चा समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। देखो, सवाल पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? कितनी महिला मुख्य न्यायाधीश? एक, दो, तीन, चार। बच्चे सोचेंगे यार अभी तक दो तीन तो बन गई होंगी, सबसे ज़्यादा लगा देते हैं, चार या पाँच लगा देते हैं। लेकिन बेटा अभी तक एक भी नहीं बनी है, जीरो महिला चीफ जस्टिस बनी है। भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, बेटा चीफ जस्टिस नहीं, हम न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। और न्यायाधीश कौन है? मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी, आप इस बात को याद रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मुझे जज बनना है तो मुझे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई। कितने चीफ जस्टिस बने हैं ये भी आपको क्लियर हो गया है। और कितनी पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है आप ये भी जानते हैं। वकील कोटे से, एडवोकेट कोटे से पहले जज जो बने वो कौन है? SM सीकरी। एंड अभी जो चर्चित रही हैं वो कौन रही? आपकी इंदु मल्होत्रा। तो क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गई है। क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ SC जजेस, हेडिंग लगा लीजिए कि अपॉइंटमेंट 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 ऑफ SC जजेस। SC जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ SC जजेस। अच्छा, एक सिंपल सी कहानी समझिएगा। सिंपल सी कहानी क्या है कि कौन अपॉइंट करता है? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। लेकिन एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या है कि 1950 से लेकर 1993 तक, 1950 से लेकर 1993 तक ये कैसे कर रहा था? या तो PM इसको सिफारिश दे देता था या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके लिए सिफारिश दे दी थी। समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। करवा कौन रहा है? सरकार। सुप्रीम कोर्ट के में लगभग जो केसेस जाते हैं ये सरकारों के विवाद के होते हैं। तो आप समझिए कि सरकार के खिलाफ लड़ने वाला जो व्यक्ति है, सरकार के खिलाफ जो केस पे फैसला देने वाला व्यक्ति है, वो सरकार के व्यक्ति है। वो किस तरीके से फैसला देगा? क्या यहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? हमने एक कंसेप्ट अपनाया है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र दिखाई दे रही है? क्या नहीं दिखाई दे रही है? तो 1950 से लेके 1993 में एक सिस्टम चलता था कि PM की सिफारिश पर अपॉइंट कर देते थे कौन? भारत के राष्ट्रपति। फिर क्या हुआ? हमने 1993 में एक सिस्टम दिया, 1993 में एक सिस्टम दिया और इसे आप लोग जानते हैं कोलिजियम सिस्टम के नाम से। एक व्यवस्था है विच इज नॉन एज कोलिजियम सिस्टम या कोलिजियम प्रणाली। और कोलिजियम प्रणाली आपके पास कब आई? 1993 से। आपसे कोई पूछ सकता है कि कोलिजियम प्रणाली में कितने जजेस होते हैं? आप बताएंगे 5 जजेस होते हैं। 5 कैसे होते हैं? एक आता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, है ना। अच्छा, ये तो कोलिजियम प्रणाली है, ठीक। चलो, तो अब देखो इसमें क्या लिखा था कि प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, है ना, प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा। लेकिन इसमें एक और बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि जब भी ये अपॉइंटमेंट करेगा, जब भी अपॉइंटमेंट करेगा तब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनसे भी ये उचित समझता है, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इन जिनको जो उचित समझता है उनसे ही परामर्श ले सकता है। हाई कोर्ट के जैसे ही परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही परामर्श ले सकता है, और CJI से ही परामर्श ले सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रहा है ना, किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको भी उचित समझता है उनसे डिस्कशन कर सकता है, हाई कोर्ट के जजेस जिनको उचित समझता है उनसे डिस्कशन कर सकता है, और CJI ऑफ इंडिया से जरूर जरूर क्या करेगा? डिस्कशन करेगा। देखिए सवाल कैसे बनेंगे? सवाल बनेंगे कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने से पहले किस किस से सलाह लेता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब बच्चे फंस जाएंगे, अब बच्चे फंस जाएंगे। बच्चों को लगेगा कि हाई कोर्ट के जजेस क्यों आएंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों आएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछना चाहिए, जबकि ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से क्या कर सकता है? डिस्कशन कर सकता है, हाई कोर्ट के जैसे डिस्कशन कर सकता है, और CJI ऑफ इंडिया से जरूर क्या करेगा? डिस्कशन करेगा। तो ये इनकी नियुक्ति की प्रोसेस है। फिर 1993 में कोलिजियम सिस्टम आ गया। इसमें 5 सदस्य हैं। एक तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इसके हेड रहेंगे,
और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हायरार्की में आपके बड़े हों, वो 4 जज यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। तो 1993 से कोलिजियम सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन आपने देखा होगा कि 2015 में 2015 में एक हमने व्यवस्था बनाई विच इज़ नॉन एन एनजेएसी, एनजेएसी नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी। और एनजेएसी आपके पास जब आया, एनजेएसी आपके पास जब आया तो इसने फिर एक नई व्यवस्था बना दी, और इस एनजेएसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। देखिए, सीजेआई ऑफ इंडिया कौन होंगे, इसके हेड होंगे, इसके हेड होंगे। फिर यहाँ पर 2 एससी के जज, जो सुप्रीम कोर्ट है इसके 2 जज आपको देखने को मिलेंगे, और 2 आपको एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉ मिनिस्टर। 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक जो लॉ मिनिस्टर है, ये लॉ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ में 2 व्यक्ति होंगे, 2 पर्सन, और ये 2 पर्सन को कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति। 2 और 2 4, 1 और 5 और 1 6। देखिए एनजेएसी में कितने लोग हैं, आपके पास 6 लोग हो गए। अब सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। देखो बेटा, यहाँ से सवाल बहुत खराब बनेंगे। हम इसके कुछ कंसेप्ट हैं, ये कोलिजियम सिस्टम कैसे आया, एनजेएसी कैसे आया। मैं सोच रहा हूँ कि प्रीलिम्स के हिसाब से सिर्फ उतना हम लोग यहाँ पर पढ़ लें जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। इन सारी चीज़ों को हम लोग मुख्य परीक्षा में बेहतर तरीके से देखेंगे, है ना, इनको मुख्य परीक्षा में बेहतर तरीके से देखेंगे। लेकिन फिर भी आप इतना ख्याल रख लीजिए कि 1950 से लेके 1993 तक कौन अपॉइंट करता था, राष्ट्रपति अपॉइंट करता था। 1993 में कोलिजियम सिस्टम आपके पास आ गया, और 2015 में हमने एनजेएसी लाए, नेशनल जजेस अपॉइंट कमीशन, और इसमें 6 लोग आपके पास होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग एनजेएसी पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एनजेएसी से सवाल बनते हैं। देखिए एक छोटी सी बात और देख लीजिए कि जो जजेस हैं, इन जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर, इन जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर अभी तक 4 जजेस केस हुए हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि जजेस की नियुक्ति को लेकर ऐसे कितने बाद हुए हैं, ऐसे कितने केस हुए हैं, तो आप बता देंगे 4 केस ऐसे हैं जो जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आपके पास क्या हुए हैं, फाइल हुए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से, देखो सबसे पहला केस आपको याद रखना है, एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो केस है ना बच्चा, ये केस है 1978 का, और इस पर फैसला कब आया, 1982 में, है ना, 1982 में। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो हाई कोर्ट के जजेस थे उनके ट्रांसफ़र करने थे, और हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र की प्रोसेस ये है कि भारत के राष्ट्रपति करेंगे और सीजेआई ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके करेंगे। लेकिन 1978 में बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र कर दिया, सीजेआई ऑफ इंडिया से डिस्कशन नहीं किया गया, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो गया। एसपी गुप्ता एक समाज सेवक हैं या समाज सुधारक हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि भाई आप एक बार बताइए कि जजेस का जो ट्रांसफ़र ये कैसे कर सकते हैं, क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकता है क्या, कर तो सकता है, पर सीजीआई से तो आपको डिस्कस करना चाहिए ना, लेकिन आपने यहाँ पर नहीं किया। तो 1978 में एसपी गुप्ता भाई यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्होंने सवाल पूछा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है, इन्होंने बोला कि भाई समझिए 2 चीज़ें सब यहाँ पर बोली कि जो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट पहली चीज़ तो याद रखिए कि अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है ये भी सही नहीं है, और ना ही जो ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र का प्रोसीजर आपके पास सही है। मतलब न्यायपालिका का नियुक्ति और स्थानांतरण के दोनों प्रोसीजर सही नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए। ये कब बोला, एसपी गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके कुछ नाम हैं, जैसे आप इसको बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। आपसे कोई पूछेगा कि भैया पहला जजेस केस कौन सा है, आप बताएंगे 1978 या 1982 का एसपी गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी को आप लोग जानते हैं जजेस ट्रांसफ़र केस। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो जजेस ट्रांसफ़र केस है ये कौन सा है, ये भी आपके पास जजेस ट्रांसफ़र केस यही है 1982। 82 क्यों है, क्योंकि इसमें फैसला 82 में हुआ, 1978 में इसको रजिस्टर्ड भले कर दिया था, है ना, रजिस्टर्ड यहाँ पर भले कर दिया था, इस बात का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, चलो तो पहला मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए, रिफॉर्म लाना चाहिए इन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्ड। इसमें क्या चाहिए सर, इसमें चाहिए रिफॉर्म।
कब बोला गया? ये बोला गया 1982 में। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। ये कैसे जाना जाता है? ये जाना जाता है फर्स्ट जजेस केस। ये पहला जज विवाद है। दूसरा आप इसको जजेस ट्रांसफ़र, जजेस स्थानांतरण केस के नाम से भी जानते हैं। तो पहला केस कब आया बच्चा? 1990, 1978 और 82। इसके बाद 1993 में हम लोग चलते हैं। 1993, 1993, जहाँ पर कोलिजियम प्रणाली को जन्म दिया जाता है। कोलिजियम प्रणाली आपके पास आती है। इस 1993 में होता क्या है? एक संस्था है, एक संस्था है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, है ना। यहाँ पर एक संस्था है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करके, है ना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करके एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो वकील हैं इनके काफ़ी सारे प्रकार होते हैं। इसमें एक संस्था है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये वो संस्था है जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में या हमारी न्यायपालिका के खिलाफ कुछ भी हो रहा होता है तो ये लोग एक्टिव यहाँ पर हो जाते हैं। इन वकीलों के द्वारा 1993 में सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि आप एक बात बताइए, छोटी सी बात बता दीजिए हमें कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जजेस को अपॉइंट करते हैं ये कैसे होते हैं? अपॉइंट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पे कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। सरकार के खिलाफ ही सारे केस जाते हैं और सरकार ही अपने खिलाफ न्यायाधीश को बिठा देती है। तो क्या ये नेचुरल जस्टिस है? नहीं है। इसीलिए 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संस्था के कहने पर एक फैसला दिया और इसको आप लोग जानते हैं कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम जो सिस्टम है ये कब आया? 1993 में। किस केस के बाद आया? आप इसको जानते हैं सेकंड जजेस केस, सेकंड जजेस केस। दूसरा जज मामला ये 1993 का है। एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार 1993। यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम दे दिया। जब पूछा गया कि भाई कोलेजियम है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोलेजियम का मतलब हम खुद हैं। हम खुद मतलब क्या? इसकी सदस्य संख्या होगी 5। कितनी होगी? 5। ठीक है, 5। अब 5 होगी तो कौन होगा? एक हेड होगा। एक तो हेड बनाना पड़ेगा ना सर। क्यों? क्योंकि फैसला बहुमत से चाहिए। कौन होगा? सीजीआई। फिर यहाँ पर 4 सीनियर मोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये कोलेजियम काम क्या करेगा? ये करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ एससी जजेस। ये क्या काम करेगा? ये सिफारिश देगा अपॉइंटमेंट ऑफ एससी जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करने के लिए। फिर किसके लिए देगा? अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनको नियुक्त करने के लिए सिफारिश देगा। एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, इनके ट्रांसफर के लिए सिफारिश भी देगा। कौन? कोलेजियम। कितने सदस्य होंगे? 5। हेड कौन होगा? सीजीआई। हेड कौन होगा? सीजीआई। क्लियर है। और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे कहाँ से? आपके पास सुप्रीम कोर्ट से। ये कहाँ से आएंगे बच्चा? ये आएंगे सुप्रीम कोर्ट से। कहानी ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। 1998 के आर नारायण भारत के क्या बनते हैं? भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और पहले दलित राष्ट्रपति, है ना, पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायण ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया। आप इसको कैसे लिखेंगे? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आप एक बात बता दीजिए, एक छोटी सी बात बता दीजिए भाई, कि जो जजेस की नियुक्ति है ना, जजेस की जो नियुक्ति है, इस नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सिफारिशें दी जाती हैं, है ना, जो सिफारिशें दी जा सकती हैं, इन सिफारिश को राष्ट्रपति क्या रिजेक्ट कर सकता है क्या? यस, इन्होंने बोले हाँ कर सकता है। लेकिन कितनी बार? एक बार अस्वीकार कर सकता है। एक बार अस्वीकार, सिर्फ एक बार रिटर्न कर सकता है। अगर दोबारा दिया तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 1998 का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, आप इसको थर्ड जजेस केस के नाम से जानते हैं। तीसरा जजेस मामला है, थर्ड जजेस केस। देखिए, के आर नारायण, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहाँ पर है? आर्टिकल 143
इसका यूज़ किया गया और पूछा गया यार ये कोलिजियम को कैसे हम लोग ठीक ठाक कर सकते हैं, बट उन्होंने बोला नहीं भाई आप ठीक नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक बार अस्वीकार कर सकते हैं, है ना, आप सिर्फ एक बार क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, दोबारा अगर सिफारिशें आती हैं तो आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए ये तीसरा जजेस केस है, ये थर्ड जजेस केस है। बात आती है 2000 की, 2000 में 2000 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बनाया जाता है, संविधान समीक्षा एक आयोग बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन के जो चेयरमैन रहे हैं वो रहे हैं एम वेंकट चलैया। और एम जो वेंकट चलैया है ये खुद सुप्रीम कोर्ट के, ये खुद सुप्रीम कोर्ट के क्या रह चुके हैं, जज रह चुके हैं, चीफ जस्टिस। एम वेंकट चलैया ने 2000 में एक कमीशन बनाया, और कमीशन बनाया किसने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2002 में, अपनी जो रिपोर्ट है बेटा ये कब दी, ये 2002 में दी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में इनके द्वारा बोला गया कि हमें एक न्यायिक, हमें एक जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना चाहिए, न्यायाधीश नियुक्ति आयोग बनाना चाहिए, ये इन्होंने बोला। ठीक है, इसी का यूज़ करते हुए, इसी का यूज़ करते हुए 2012-13 में, है ना, इसी का यूज़ करते हुए 2012-13 में, 2012 एंड 13 में मनमोहन जी के द्वारा, जो मनमोहन है, इन मनमोहन जी के द्वारा एक संविधान संशोधन बिल लाया गया। लेकिन संविधान संशोधन बिल आपके पास क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन आया और इसके लिए 2012 में 120वां, मैं पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ, 2012 में 120वां संविधान संशोधन बिल आया। लेकिन 2013 में लोकसभा चली गई, तो फिर ये बिल भी आपके पास कॉलेप्स कर जाता है। आफ्टर दैट 2014 में मोदी सरकार 121वां संविधान संशोधन बिल लेके आती है, 121वां संविधान संशोधन बिल लेके आती है। आप इस बात का यहाँ पर ख्याल रखिएगा। और इस 121वें संविधान संशोधन के द्वारा NJAC का गठन करती है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन का यहाँ पर गठन करती है। देखो सवाल पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन आपके पास कब आया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन आपके पास कब आया, तो आप सारे बच्चे यहाँ पर बता देंगे, सारे बच्चे आप लोग यहाँ पर बता देंगे ये आया 2000 में। रिपोर्ट कब दी, 2002 में। रिपोर्ट कब दी गई, 2002 में। इसी कमीशन की सिफारिश पर नेशनल जजेस कमीशन, राष्ट्रीय जज आयोग बनाने का प्रावधान 2012 में सबसे पहले प्रयास किया मनमोहन सिंह ने। 120वां संविधान संशोधन बिल लेके आए, लेकिन ये कॉलेप्स कर गया। 2014 में जैसे ही मोदी जी आए, इन्होंने सबसे पहले न्यायपालिका पे शिकंजा कसने की कोशिश की और 2014 में 121वां संविधान संशोधन NJAC के लिए लेकर आए। और ये फाइनली 99वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2014 के तौर पर भारत के संविधान में आपके पास रजिस्टर्ड हो गया। और 1 जनवरी 2015 से ये प्रभावी हो गया और यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया NJAC। NJAC कब बना आप बता देंगे, 2014 में। प्रभावी कब हुआ, 2015 में, 1 जनवरी 2015। आया कब, 121वां संविधान संशोधन बिल, लेकिन रजिस्टर्ड कैसे हुआ, 99वें संविधान संशोधन के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब इस NJAC ने क्या क्या चेंजेस किए। आपसे कोई पूछ सकता है कि सर जो NJAC है, इस NJAC ने क्या क्या चेंजेस किए। देखो भाई, अगर हम लोग NJAC की चेंजेस की बात करेंगे तो भारत के संविधान में 3 आर्टिकल यहाँ पर ऐड किए। एक ऐड किया 124A कैपिटल A, दूसरा पर यहाँ पर ऐड कर दिया 124 का कैपिटल B, और तीसरा यहाँ पर ऐड कर दिया 124 का कैपिटल C। 3 आर्टिकल ऐड कर दिए, 124 का A, 124 का B, 124 का C। 124 के A में क्या दिया गया है, ए में दिया गया है कि भैया जो NJAC है, ये NJAC क्या होगा, NJAC। तो यहाँ पर बताया गया सरकार ने कि NJAC का मतलब है कि इसका एक हेड होगा, एक हेड। और हेड कौन होगा, CJI ऑफ इंडिया। और 2 SC के जज होंगे, 2 SC के जज होंगे जो सीनियर होंगे। एक आपके पास होगा लॉ मिनिस्टर, विधि जो मंत्री है ये इसमें शामिल होगा। और इसी के साथ में 2 सदस्य और होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये कौन होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में संविधान आपके पास क्या होता है, मौन होता है।
124 बी में इसके वर्क दिए गए, क्या दिए गए हैं, इसके वर्क, इसके कार्य क्या है, कार्य देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करना, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करना और ट्रांसफर ऑफ जजेस करना, जजेस के स्थानांतरण करना। और 124 सी में क्या दिया गया है कि भैया इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। तो एनजीएसी कितने सदस्य है, आप सिंपली कह सकते हैं सर छः। कोलिजम में कितने लोग थे, कोलिजम हुआ करते थे 5, ये तो आप लोग जान गए हैं। जैसे ही ये प्रभावी हुआ, जैसे ही ये प्रभावी हुआ, वैसे ही अप्रैल 2015 में, जैसे ही ये प्रभावी हुआ वैसे ही अप्रैल 2015 में, अप्रैल 2015 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो संस्था है ना, एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, इस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संस्था ने 2015 में, अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट से बोला, सुप्रीम कोर्ट से कि भैया देखो जो सरकार कर रही है ना, जो सरकार कर रही है ये अगेंस्ट दी नेचुरल जस्टिस है। एनजेसी बना दिया, न्यायपालिका में एक सरकारी व्यक्ति बिठा दिया, इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है समझिए, देखो जो इसका एक आर्टिकल है ना 124 बी, इस 124 बी में क्या लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनको अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट के जजेस और किसको, जो इनके ट्रांसफर हैं जजेस के, ये करना है। लेकिन ये करेंगे कैसे, जब एनजेएसी सिफारिश देगा तो दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे एनजेएसी है, इस एनजेएसी ने एक लिस्ट बनाई और भेज दी किसको, प्रेसिडेंट साहब को, है ना, किसको भेज दी, प्रेसिडेंट साहब को। अब क्या है, जब ये लिस्ट जाएगी ना पहली बार, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके पास बहुमत से फैसला होगा। यहाँ पर कैसे होगा, बहुमत से, यहाँ पर मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब क्या है, देखो 6 लोग हैं तो वो 4-2 हो सकता है, वो 5-1 हो सकता है, इस तरीके से फैसला आपके पास जाएगा, ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने इसको वापस लौटा दिया, अगर राष्ट्रपति ने इसको वापस लौटा दिया तो सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड टाइम चाहिए आपके पास टोटल मेजोरिटी। क्या चाहिए, टोटल मेजोरिटी। मतलब दूसरी बार अगर आप किसी व्यक्ति को अपॉइंट कराना चाहते हैं तो सारे के सारे लोगों को क्या मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए। आप समझो, देखो एनजीएसी जो सिफारिश देगा, राष्ट्रपति उसको एक बार वापस कर देगा। जब पहली बार सिफारिश देगा तो बहुमत को प्रायोरिटी दी, 6 लोग हैं, 4-2 हो सकता है, 5-1 हो सकता है, इस तरीके से आपके पास क्या जाना चाहिए, फैसला आना चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पहली बार के फैसले को रिटर्न कर देता है तो दोबारा जब एनजीएसी के पास जाएगा तो सारे लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। यहाँ सरकार फंस गई। क्यों, देखो जो 6 लोग हैं ना उनमें एक विधि मंत्री भी है, और वो राष्ट्रपति से बोल देगा कि जिस भी व्यक्ति को आपको जज नहीं बनाना है मत बनाइए, वापस कर दीजिए। जब जैसे ही दोबारा मेरे पास आएगा मैं उस पर साइन ही नहीं करूंगा, फैसले नहीं दूंगा, व्यक्ति कभी जज बन ही नहीं पाएगा। और ये चीज़ है नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है खत्म करो। 99वें संविधान संशोधन अक्टूबर 2015 में जाके आपके पास क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और आज भी क्या चल रहा है, कोलिजियम सिस्टम। ये जो केस है आप इसको जानते हैं 4th जजेस केस के नाम से ये जाना जाता है बच्चा। कैसे, 4th जजेस केस। आपसे कोई पूछ सकता है कि चौथा जजेस केस कौन सा है, आप बताएंगे अप्रैल 2015 वाला। तो जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर 4 केस हुए हैं, है ना, 4 केस हुए हैं। और इन 4 केसों का क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए 4 केसों में सबसे पहले एसपी गुप्ता है, उसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। तो जजेस की जो नियुक्ति है, जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, है ना, ये बात शायद आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक सवाल चलता है, सर जजेस को तो आपने अपॉइंट कर दिया, लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो बच्चा याद रखिएगा, इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर कोई भी रूल नहीं है, भारत के संविधान में किसी तरीके का प्रोविजन नहीं है। हालांकि एक व्यवस्था है कि जो सीनियर व्यक्ति होता है, इस सीनियर जो जज होते हैं, इन सीनियर जज को ही हम लोग क्या कर देते हैं, सीजीआई बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, सीजीआई बना देते हैं। क्या इसका उल्लंघन हुआ है, यस इसका उल्लंघन हुआ है, कई बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम कहानी शुरू करते हैं कुछ फैक्टों को कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट आपके पेपर में आते हैं, और ये जो फैक्ट हैं इनको समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने अभी तक देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है,
इनसे संबंधित केस कौन से हैं और सीजीआई को अपॉइंट करने का कोई प्रोसीजर है या नहीं है, कुछ फैक्ट हैं। और इन फैक्टों के अंतर्गत सबसे बढ़िया जो सवाल है आप देख लीजिए कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैक्ट, ठीक है बच्चा। अगर मैं फैक्ट की आपसे बात करता हूँ तो एक व्यक्ति हैं वाई वी चंद्रचूड़, और इनके बारे में आप सारे बच्चे जानते हैं, हर किसी ने इनके बारे में सुना होगा, चंद्रचूड़। इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर है। आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक पद पे कौन रहे हैं, वाई बी चंद्रचूड़ रहे हैं, ठीक है, वाई बी चंद्रचूड़। इसी तरीके से एक जज और हैं हमारे, कमल नारायण सिंह, याद रखिएगा, एक और जज हैं जिनका नाम है कमल नारायण, ठीक है, कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, ये इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर है, शॉर्टेस्ट टेन्योर है, सबसे कम अवधि के समय तक ये आपके पास जज रहे हैं। एससी के जजेस के फैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले वाई बी चंद्रचूड़, ये सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहे हैं, और कमल नारायण सिंह सबसे छोटे समय तक अपने पद पर रहे हैं। अब देखो कुछ और ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति है के सुब्बा राव, है ना, इनका नाम हम सब ने देखा होगा। एक व्यक्ति है के सुब्बा राव, के सुब्बा राव, ये सीजीआई रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, और इनके द्वारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट है, इन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हालांकि हार गए। तो सवाल बनेगा कि वो कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए गए, वो कौन है, के सुब्बा राव। चुनाव जीते थे क्या, नहीं, हार गए थे। एक और व्यक्ति हैं वी आर कृष्णन अय्यर, है ना, वी आर कृष्णन अय्यर। वी आर कृष्णन अय्यर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, और इनके द्वारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा गया है। देखो सवाल क्या बनेगा, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कितने जज हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। हम बता देंगे जो जज हैं। सवाल आएगा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सीजीआई बने हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा है, आप बता देंगे एक। और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ जज रहे हैं और राष्ट्रपति को चुनाव लड़ा है, आप बता देंगे एक व्यक्ति। सबसे लंबे समय तक पद पे कौन रहा है, तो आप बताएंगे कि भाई वाई बी चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक कौन रहे हैं, तो आप बता देंगे काशी, जो हमारे कमल नारायण सिंह हैं, इनका शॉर्टेस्ट है, और बी वाई चंद्रचूड़ का सबसे लंबा कार्यकाल आपको देखने को मिल जाता है। एक और जज हैं हमारे के एस हेगड़े। अगर हम फैक्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो के एस हेगड़े साहब हमारे एक जज हैं, और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं ये भी आपके पेपर में आ सकता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। क्या किया है के एस हेगड़े ने, जस्टिस है ना, जस्टिस, तो आपको आगे लगाना चाहिए के एस हेगड़े, ऐसा कुछ लिखा जाता है, HENGEDE हेगड़े, के एस हेगड़े। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जज बनने से पहले ये राज्यसभा में सांसद रहे। जज बनने से पहले ये क्या रहे, राज्यसभा सांसद, MP फ्रॉम राज्यसभा। आफ्टर दैट ये सुप्रीम कोर्ट के, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, रिटायर्ड हुए, इनके द्वारा इलेक्शन लड़ा गया, इलेक्शन लोकसभा, ये जीते और लोकसभा में स्पीकर बने। देखिए कितना प्यारा सवाल बन सकता है कि एस हेगड़े से रिलेटेड। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कौन रहे हैं, ये पहले पॉलिटिकल पार्टी से रहे हैं और फिर जाकर ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। आफ्टर दैट ये लोकसभा का चुनाव लड़े, जीते और स्पीकर बने। तो ऐसे कौन से जज हैं जो स्पीकर आपके पास बने हैं, सवाल आपसे यहाँ पर कोई पूछ सकता है, तो हमारे के एस हेगड़े हैं, ख्याल रखिएगा। एक नाम आप में से सारे बच्चों ने सुना होगा, सारे बच्चे जनरली जानते हैं, पी सदाशिवम। एक और नाम हमारे सामने आता है बच्चा, और वो है आपके पास पी सदाशिवम, और इनका नाम अभी रिसेंटली सारे बच्चे जानते हैं कि ये केरल, जो केरल है, इस केरल के गवर्नर बनाए गए।
तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पहले कौन से जज हैं जिनको गवर्नर बनाया गया है? आप बता देंगे पी सदाशिवम। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं पूछे आ सकते हैं। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? अभी तक कोई नहीं बनी है। पहली महिला जज कौन है? मीरा साहिब फातिमा बीबी। बीबी याद रखिएगा। और कैसे जजेस आए, ये सारी कहानी आपको याद रखनी है। तो ये हमने जजेस के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इनकी ओथ एंड एफर्मेशन, कि भैया इनकी शपथ। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं SC, ये CJ क्यों लिखा जा रहा है बार बार? चीफ जस्टिस लिख देता हूँ, है ना। SC के जो जजेस हैं, इन जजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओथ ओथ एंड एफर्मेशन, एफर्मेशन, शपथ एवं प्रतिज्ञान। जब भी ओथ एंड एफर्मेशन की बात करेंगे, शपथ एंड प्रतिज्ञान की बात करेंगे, तो शपथ और प्रतिज्ञान इनको कौन दिलाता है बेटा? ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखिए, नियम तो ये है, नियम तो ये है कि राष्ट्रपति सभी जजेस को दिलाएं, पर होता क्या है कि राष्ट्रपति दिला देते हैं CJI को, CJI को। फिर ये जो CJI होते हैं ना, ये क्या करते हैं? CJI अदर जजेस को दिला देते हैं। अदर जो जजेस हैं, इन अदर जजेस को कौन दिलाता है? CJI साहब दिला देते हैं। क्योंकि प्रोविजन ऐसा है कि राष्ट्रपति खुद भी जा सकता है, खुद भी शपथ दिला सकते हैं, CJI को यही दिलाएंगे। अदर जजेस को इनके जो असिस्टेंट हैं या इनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी व्यक्ति जजेस को शपथ दिला सकता है। तो सवाल बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ दिलाने का प्रावधान भारत के संविधान में किसके लिए दिया गया है? आप सारे बच्चे बता देंगे भारत का राष्ट्रपति। लेकिन एक्चुअल में दिलाता कौन है? तो आप बता देंगे CJI। शपथ किसकी लेते हैं? शपथ किसकी लेते हैं? तो ये ओथ लेते हैं। किसकी? फेथ, फेथ इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान है, इस संविधान में भरोसा रखने की शपथ इनके द्वारा ली जाती है, फेथ इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। CJI को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। अदर जजेस को कौन दिला देते हैं? CJI यहाँ पर शपथ दिला देते हैं, याद रखिएगा। चलिए, फिर हम लोग बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस। एंड जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं, आर्टिकल 125 में, ये 124 में नहीं है। ये कहाँ पर है सर? 125 में। चलिए, इनकी जो सैलरी है, देखिए, अगर हम लोग अभी सैलरी की बात करें तो बेटा, जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो CJI की सैलरी है 2.80 लाख। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, है ना, CJI नहीं है, इनकी सैलरी कितनी है? इनकी है 2.50 लाख, है ना, 2.50 लाख। ये किसकी है? SC के जजेस की। CJI कितनी है? 2.80। ये कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। अब एक सवाल यहाँ से कोई पूछ सकता है कि भाई ये कंसोलिडेट ऑफ इंडिया या संचित निधि पर ये कैसी होती है? बेटा याद रखिए, ये चार्ज्ड होती है, चार्ज्ड। भारित ऑन संचित निधि, संचित निधि पर भारित होती है। दो तरीके की राशियाँ होती हैं, एक होती हैं चार्ज, एक होती हैं अनचार्ज। भारित और अभारित मतलब क्या है? चार्ज्ड वो खर्चे होते हैं संचित निधि के जिन पर संसद में बहस तो हो सकती है, पर उन पर वोटिंग नहीं हो सकती, इन पर मतदान नहीं हो सकता है। तो ये चार्ज रहती है किस पर? संचित निधि पर। तो वेतन कहाँ से आती है सर? संचित निधि से। इनकी जो पेंशन है रिटायरमेंट के बाद, वो भी कहाँ से आएगी? संचित निधि से, याद रखिएगा। भारत सरकार या राज्य सरकार, आपको याद रखना है, भारत सरकार से यहाँ पर मिलता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भारत के संविधान में देखो 126 एक आर्टिकल है, और 126 जो आर्टिकल है ये आपसे चर्चा करता है किसके बारे में? ये चर्चा करता है एक्टिंग CJI। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से लिखा गया है एक्टिंग CJI, कार्यकारिणी, कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसका मीनिंग है एक्टिंग CJI। ठीक है, तो कहाँ दिया गया है? 124 में। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? कौन इसको अपॉइंट करेगा? तो बच्चा, जो कार्यकारिणी CJI होता है ना, ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होगा। ये भी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसको? किसको? एनी जज, एनी जज, कोई भी आपके पास जज हो सकते हैं। हु इज एलिजिबल, एलिजिबल फॉर SC जज। ऐसा कोई भी जज
जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, आप उसे कार्यकारिणी न्यायाधीश बना सकते हैं, कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं, एक्टिंग सीजेआई। देखो सारे बच्चों को क्या लगेगा, सारे बच्चों को लगेगा कि जो सीनियर मोस्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है, सिर्फ उसी को बनाया जा सकता है एक्टिंग सीजेआई। ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हाई कोर्ट का वो जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, उसे राष्ट्रपति कार्यकारिणी एक्टिंग सीजेआई बना सकता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। ये प्रोविजन लिखा हुआ है 126 में। सवाल पूछा जाएगा, बनाएगा कौन, बनाएगा कौन? आप बताएंगे राष्ट्रपति। किसको बनाएगा? किसी भी न्यायाधीश को, है ना, किसी भी न्यायाधीश को यहाँ पर आपके पास बना सकता है। 126 में बहुत सिंपल सी बात आपके पास लिखी हुई है। देखिए, अब भारत के संविधान का एक आर्टिकल है 127। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वन, ठीक है, भारत के संविधान का एक आर्टिकल है 127। 127 में लिखा गया है बच्चा, एडॉक जजेस, ठीक है, एडॉक जजेस या तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। तो सवाल बनेगा कि भाई एडॉक न्यायाधीश कहाँ है 127 में, ठीक है, कब? तो याद रखिएगा कि जब भी हमारे यहाँ पर कोरम नीडेड होगा, ठीक है, कोरम नीडेड होगा, जब भी आपके पास गणपूर्ति की दिक्कत होगी तो हम एडॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। गणपूर्ति का सिंपल सा मतलब है एक्स्ट्रा काम आ गया है, बेंच बनानी है, जजेस की संख्या कम है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर एडॉक जजेस को अपॉइंट करना है। तो यहाँ पर एक शब्द है बेटा गणपूर्ति वाला, याद रखिएगा कि जब भी गणपूर्ति आपके पास नहीं हो रही है तो कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंट कौन करेगा बच्चा? तो याद रखिएगा कि अपॉइंटेड बाय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन विथ कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से डिस्कस करने के बाद। देखो सवाल बनेगा एडॉक जजेस कौन बन सकते हैं? वो जज हाई कोर्टों के जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हैं, हम उनको एडॉक जज बना देंगे। उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती हैं। इनके प्रिविलेजेस वही रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलते हैं, और उतने समय तक ये वो सारी फैसिलिटी पाते रहेंगे जितने समय तक इनको सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जज के तौर पर रखा गया है। सिंपल सी कहानी समझिए। जब भी जजेस की संख्या में कमी आएगी तब हम लोग क्या करेंगे, एडॉक जजेस को अपॉइंट करेंगे, तदर्थ न्यायाधीश को अपॉइंट करेंगे। और ये कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 127 में 127 में। कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंट करेगा भारत का चीफ जस्टिस। किससे परमिशन लेकर, किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति का। इनकी अवधि क्या होगी? जितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे उतनी ही इनकी क्या होगी? अवधि होगी। क्लियर है? चलिए, भारत के संविधान का एक और आर्टिकल है, एक और आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है 128, है ना, 128, 128। यहाँ पर दिया गया है रिटायर्ड जजेस की रीअपॉइंटमेंट। मतलब ऐसा लिखा गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ रिटायर्ड जज इन प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इनकी भागीदारी। समझिए, इसका भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आपके पास गणपूर्ति ना हो, है ना, जब आपके पास गणपूर्ति नहीं हो रही हो, गणपूर्ति या कोई दुविधा की स्थिति हो, एक गणपूर्ति हो सकती है, कोई दुविधा की स्थिति हो सकती है। इस स्थिति में CJI ऑफ इंडिया भारत के चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट से सलाह मशवरा लेने के बाद, है ना, जो प्रेसिडेंट है, इस प्रेसिडेंट से सलाह मशवरा लेने के बाद जो रिटायर्ड जज होते हैं इनको अपॉइंट कर सकते हैं, है ना, इनको क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। इनका टेन्योर क्या होगा? वही अवधि होगी जितनी अवधि के लिए इनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। समझो, कोई एक आध ऐसा मामला है जिसपे वर्तमान न्यायाधीश कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं दुविधा की स्थिति में, तो उस समय राष्ट्रपति से पूछेगा CJI कि जो पुराने जजेस हैं उस समय कोई ऐसा फैसला आया था जो अभी भी आया है, हम उन जजेस की क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। तो याद रखिएगा 127 में दिया गया है तदर्थ न्यायाधीश, और 128 में दिया गया है रिटायर्ड न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं, इन सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पार्टिसिपेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। 3 आर्टिकल है। 126 आपसे बात करता है किसकी? कि जो आपके हमारे जो एक्टिंग CJI है, ये कौन होंगे? इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। बच्चा ख्याल रखिएगा, किसी को भी बना सकता है, किसी को भी, बस हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ
127। तो 127 में बात की गई है एडॉक। एडॉक को बच्चे बोलते हैं तदर्थ, ठीक है, तदर्थ। और तदर्थ न्यायाधीश कब, जब गणपूर्ति की कमी हो, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो अपॉइंट करेगा सीजीआई, किससे सलाह लेकर, राष्ट्रपति से। इनको वो सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं, वही सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है भाई? चलिए, तो 126 127 क्लियर है, 128 भी आपको क्लियर है। 129, 129, तो ये 129 में एक बहुत सिंपल सी बात लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हिंदी में बोला जाता है इसको कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय। कैसा है? अभिलेखीय न्यायालय। अब जब हम लोग अभिलेखीय न्यायालय की बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर तीन चीज़ें निकल के आती हैं, है ना। यहाँ पर तीन चीज़ें आपके पास निकल के आती हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं, आप इनको समझने की कोशिश करें। जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ तीन चीज़ें निकल के आती हैं। क्या? देखो, एक तो इसके जो फैसले हैं, इन फैसलों को सुरक्षित रखा जाता है। इनके जो फैसले हैं ये सुरक्षित रखे जाते हैं, इनकी एक कॉपी रखी जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया किसी भी विवाद पर, जैसे मान लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी का केस चल रहा है, ओबीसी आरक्षण पर, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगा इसकी कॉपी रखी जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक शब्द आता है कि इसके जो फैसले होंगे इनको एज ए रेफरेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा। एज ए रेफरेंस, रेफरेंस को आप हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। इनका संदर्भ आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं या इनकी नज़ीर यहाँ पर ली जा सकती है। और तीसरा शब्द आपके पास यहाँ पर आता है कि इसके जो फैसले होते हैं ना ये बाध्यकारी होते हैं, सब पे तो क्लियर है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरा आपके पास है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ है सर? यही है, न्यायालय की अवमानना। मान लीजिए आपने न्यायालय की अवमानना कर दी, न्यायालय के फैसले नहीं माने, तो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, न्यायालय की अवमानना कर दी, ठीक है। तो इसीलिए न्यायालय अभिमानना अधिनियम 1977 एक एक्ट है 1977 का, पार्लियामेंट ने बनाया है। और इसके अंतर्गत जो पनिशमेंट है उस पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है कि भैया अगर आप लोग न्यायालय की बात नहीं मानोगे तो हम आपको क्या कर देंगे, पनिश कर देंगे, ठीक है। कब है ये? एक्ट 1977 का है, 1977 का, ठीक है, याद रखिएगा। तो 128 129 क्लियर है। इनमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। आपको किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो 129 देखो, सुरक्षित मतलब यार हमें इनकी जो कॉपी होती है ना बच्चा, इसको स्टोर करके रखना पड़ता है। आप लोग अगर कभी किसी एडवोकेट के घर में गए हों, किसी एडवोकेट के ऑफिस में आप लोग गए हों, तो ढेर सारी लाइब्रेरी में किताबें रखी रहेंगी। क्या इतनी कानून की किताबें हैं क्या, जहाँ पर 1500 2000 3000 किताबें? क्या ये एडवोकेट भाई साहब ने 3000 किताबें पढ़ी हैं क्या? नहीं पढ़ी हैं। ये है क्या बच्चे? ये वो वर्डिक्ट हैं, ये वो फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिए हैं। जब भी हम किसी केस को लड़ने जा रहे होते हैं तो उनको रेफरेंस लेना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि क्या दलीलें दी गई, कैसे बयान पेश किए गए, क्या सबूत पेश किए गए, जज ने क्या फैसला दिया, उसी के आधार पर अपने क्या करते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ है आप बता देंगे? ये 129 में है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब मामला थोड़ा सा आपके पास बदलता है। जैसे 130 130 130 में बोला गया है प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हिंदी वाले बच्चे जानेंगे इसको, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, ठीक है। प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान आपको देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है 130 में कि इसका जो प्लेस होगा ना बच्चा, ये क्या होगा? ये होगा दिल्ली। कहाँ पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट बच्चा? ये दिल्ली में। क्या दिल्ली के बाहर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब? इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। दिल्ली के बाहर कब होगा? एक तो सीजीआई चाहे, सीजीआई, फिर सीजीआई को चाहने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हमें हेल्प, मदद चाहिए। वो जब तक कंसल्ट नहीं देंगे, जब तक वो आपके पास सहमति नहीं देंगे, तब तक नहीं बन सकता है। तो प्लेस कहाँ है? प्लेस है दिल्ली। लिखा हुआ है क्या? यस सर। किस में लिखा हुआ है? 130। कौन सा आर्टिकल में? 130। प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। कहाँ लिखा हुआ है? प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 130, ठीक है। चलिए, कहीं और हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है। कब?
जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहेंगे, और किससे कंसल्ट करने के बाद? राष्ट्रपति से। उससे पहले नहीं हो सकता क्या सर? बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए अब देखो, 131 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा। यहाँ आपसे कोई पूछ सकता है कि इसमें क्या लिखा है बच्चे, मैं लिखता हूँ ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल ऑफ एससी। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं इसको प्राथमिक प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार। प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट का। प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट का। 131 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डी फैक्टो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एससी। एक वर्ड लिखा रहता है डी फैक्टो ज्यूरिसडिक्शन। ये क्या है? ये भी आपके पास बच्चा यही है, डी फैक्टो, ओरिजिनल, प्राइमरी, प्राथमिक, मूल क्षेत्राधिकार। कहाँ है? 131 में। क्या आता है सर इसमें? क्या आता है इसमें बेटा? इसका मतलब क्या होता है प्राथमिक का? ऐसे मामले जिनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन हियर द डिस्प्यूट्स, दीज ऑल डिस्प्यूट आर इंक्लूड इन प्राइमरी, डी फैक्टो एंड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। वो सभी मामले जिनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, वो सारे के सारे प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे कि देखिए, कोई सेंटर है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, एक तरफ आपके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई एक विवाद है। दूसरा, कोई स्टेट है, एक स्टेट वर्सेस कोई दूसरा स्टेट है, इनके बीच में कोई विवाद है। तीसरा, मान लीजिए एक तरफ आपके पास केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्सेस कोई दो या दो से अधिक राज्य है। समझिए, जब भी विवाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, जब भी विवाद दो राज्यों के बीच में, जब भी विवाद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, ये सारे के सारे जो मामले होते हैं, ये कहाँ जाते हैं सर? ये जाते हैं, आप याद रखिएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। कहना क्या चाह रहे हो सर? देखो बेटा, दो राज्यों के बीच में विवाद है, दो राज्यों के बीच में आपके पास विवाद है, और दो राज्यों के बीच में विवाद है। अगर एक कोई भी राज्य का हाईकोर्ट उस पर फैसला दे रहा होगा, तो अपने राज्य का सपोर्ट कर सकता है, अगेंस्ट दी नेचुरल जस्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में सिर्फ वही मामले आते हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच में विवाद के मामले हो। इन पे कोई और सुनवाई नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो मूल अधिकार है ना, मूल जो आपके पास अधिकारिता है, ये आपको क्लियर हो गई होगी 131 में। अब एक परेशानी है, परेशानी क्या है सर? नोट लगा के लिख देना बेटा, नोट लगा के लिखना, यहाँ पर एक नोट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रेसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन को लेकर जो डिस्प्यूट होता है, इलेक्शन डिस्प्यूट कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, वो दे देगा कि प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। अब हमने क्या पढ़ा है? वो सारी चीज़ें प्राइमरी या मूल क्षेत्राधिकार में आती हैं, जिन पे फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देता है। ऐसा है क्या? नहीं। आर्टिकल 131 में लिखा गया है कि प्राथमिक जो ज्यूरिडिक्शन है, इसमें ये मामले आएंगे, सिर्फ ये मामले, ये लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के विवाद, चुनाव के विवाद का समाधान करता है सुप्रीम कोर्ट, बट वो उसका प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। इस बात का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो 131 में क्या है बेटा? प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन, प्राथमिक क्षेत्राधिकार है, प्राथमिक क्षेत्राधिकार, डिफैक्टो, ओरिजिनल या मूल क्षेत्र अधिकार। ठीक है, चलिए 132 यहाँ पर लिखा गया है अपीलेंट, है ना, अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन या अपीलीय क्षेत्राधिकार आपके यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अपीलीय मतलब क्या हुआ? सिंपल सी कहानी, देखो भाई, कब कर सकते हैं? कोई भी आपके पास क्रिमिनल केस हुआ, कोई भी क्रिमिनल केस, इसमें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई आपके पास सिविल मामला हो, इस सिविल केस में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट हो,
कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल विवाद हो, इसमें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 132 आपसे बोलता है कि भैया यहाँ, है ना, यहाँ जो मामले हैं वो आप लोग बता सकते हैं कि आपराधिक हो सकते हैं। क्रिमिनल का मतलब हो सकता है बेटा कौन सा? आपराधिक, आपराधिक मामले, ठीक है। सिविल को आप लोग यहाँ पर बोलते हैं दीवानी मामले। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मामला है तो अपील कर सकते हैं। सर कहना क्या चाह रहे हो समझाओ। देखो भाई, सिंपल सी कहानी है। हमारे यहाँ पर तीन चीज़ें, तीन चीज़ें। एक आपके पास होता है डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये हाईआरकी, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मान लो उसने कोई फैसला दिया, आपने यहाँ अपील कर दी, इससे भी कुछ नहीं है तो आप यहाँ अपील करने जा सकते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो दीवानी हो सकता है, चाहे वो फौजदारी हो सकता है, चाहे संविधान की व्याख्या करने से संबंधित हो सकता है। तो 132 में क्या है सर? 132 में अपीलीय अधिकारिता है, अपीलेंट जुरिडिक्शन है, और इसमें तीनों प्रकार के मामले आते हैं, है ना, इसमें तीनों प्रकार के मामले आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, इसी का सेम रिपीटेशन है, सेम रिपीटेशन है 133। 133 में बोला गया है कि भाई अगर किसी भी प्रकार का सिविल केस है, कोई सिविल केस है, तो इसमें हम लोग अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना, अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में 133 के अंतर्गत। 134 कहता है, 134 कि भैया अगर कोई क्रिमिनल मामला है, अगर कोई क्रिमिनल केस है ना, कोई आपराधिक मामला है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन इसकी दो शर्तें हैं, ये इंटरेस्टिंग है, इसके दो आधार हैं, दो शर्तें हैं, इनको बहुत अच्छे से सुन लेना कि यहाँ पर दो शर्तें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगी सर? दो शर्तें। क्या शर्तें हैं समझो। आपसे कोई पूछेगा अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन कहाँ पर है? 132 में अपील कर सकते हैं, जाइए। सिविल मामलों की अपील कहाँ पर होगी? 133 में। और क्रिमिनल मामलों की अपील कहाँ पर होगी? आप बता देंगे 134 में। चलिए, अब यहाँ पर दो चीजें समझो। पहला मामला, पहली शर्त क्या है? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस आपके पास प्रोसीडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी केस आपके पास चल रहा है, प्रोसीडिंग है ना, प्रोसीडिंग है। और चलती केस को, है ना, ये केस आपके पास कैसा है? प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग मतलब इन पर सुनवाई चल रही है। इस केस को हाई कोर्ट अपने पास बुला लेता है, चलते केस को, और क्या करता है? और यहाँ पर फांसी की सजा सुना सकता है, फांसी की सजा आपके पास सुना दी। इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के हकदार बन गए हैं। पहला शर्त ये है, हर क्रिमिनल केस में नहीं कर सकते, हर में नहीं कर सकते, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी फैसला चल रहा है, हाई कोर्ट अपने पास बुला लेता है और फांसी की सजा दे देता है, तो उसमें आपको अपील करने का अधिकार है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपील कीजिए कि मेरे साथ यहाँ पर क्या है भैया, मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है। दूसरा, दूसरा क्या है? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को फ्री कर दिया, फ्री, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को फ्री कर दिया कि जाओ भाई आप अपराधी नहीं हैं, और हाई कोर्ट में जब अपील की गई उस व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। अब क्या करेंगे? अब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ कि भैया मेरे साथ गलत हो रहा है। देखो, पहला क्या है कि प्रोसीडिंग तो चली रही थी, कोई भी व्यक्ति अपराधी है या नहीं है ये हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपने उसको मौका नहीं दिया, सीधा फांसी सुना दिया। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिस व्यक्ति को बेगुनाह साबित कर दिया था, आप उसको कैसे फांसी की सजा सुना सकते हैं? इन दो कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। 134 का ए, 134 का ए, इसमें दिया गया है प्रमाण पत्र प्राप्त करना, प्रमाण पत्र, ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट। देखिए, जब भी हाई कोर्ट कोई फैसला देता है, कोई भी फैसला देता है, तो वो इस पर लिख के देता है कि आप अपील करने का अधिकार है भारत के सुप्रीम कोर्ट में, आप जाइए अपील कर दीजिए। लेकिन मान लो किसी केस में नहीं किया और आप फिर भी चाहते हैं कि मुझे अपील करना है, तो 134 ए में प्रोविजन किया गया है कि आप हाई कोर्ट से मांग कर सकते हैं सर्टिफिकेशन की, प्रमाण पत्र की, कि दीजिए भैया हमें मांग करने के लिए, हमें अपील करना है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि हम आपके फैसले से संतुष्ट यहाँ पर नहीं है ना, आपके फैसले से संतुष्ट नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, 134 क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं 100, देखो बच्चा आर्टिकल्स हैं, प्लीज़ परेशान मत होना। आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, परेशान हो सकते हैं, बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ परेशान मत होना, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 136 यहाँ पर है SLP, स्पेशल लीव
पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, या आप लोग कह सकते हैं कि विशेष, ठीक है, विशेष याचिका, ये बेसिकली जानी जाती है विशेष याचिका के तौर पर। स्पेशल पिटीशन, स्पेशल पिटीशन 136 में स्पेशल लीव पिटीशन है। कहाँ की जाती है सर? इसको दायर क्या करते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में, इसमें फाइल की जाती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है। कब करेंगे? ठीक है, कब करेंगे? दो आधार हैं, दो। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी वर्डिक्ट दिया है उसके खिलाफ आप एसएलपी जारी कर सकते हैं, और हाई कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई वर्डिक्ट दिया है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिया है, प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं? एसएलपी कर सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। अब सिर्फ इतना याद रखिए, 136 में एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटीशन है। कब? सुप्रीम कोर्ट के केस के खिलाफ कर सकते हैं, और हाई कोर्ट ने अगर बेसिकली प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। क्या हर चीज़ के खिलाफ अपील कर सकते हैं क्या? नहीं। देखो, नोट लगा के लिखना है यहाँ पर, नोट लगा के लिखना, नोट नोट। देखो, आर्टिकल 262 में रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, नदी जल विवाद आपके पास अधिकरण है, इनके अगेंस्ट आप लोग अपील नहीं कर सकते हैं, एसएलपी नहीं ले सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल पावर दे सकती है, किसी भी संसद किसी भी ट्रिब्यूनल को पावर दे सकती है कि इसके खिलाफ आप लोग अपील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक हमने पढ़ा हुआ है परिसीमन आयोग, ठीक है, परिसीमन आयोग। इस परिसीमन आयोग के खिलाफ भी आप लोग अपील नहीं कर सकते हैं। परिसीमन आयोग, ये दो चीज़ें हैं जिसमें आप लोग अपील नहीं कर सकते हैं। 136 में एसएलपी है। सर एसएलपी समझ में नहीं आ रहा, देखो बेटा कहानी क्लियर करते हैं, समझते हैं। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप हाई कोर्ट में चले गए, आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है, अब आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा कोई फैक्ट है जो मिसिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं पहुंचा है, तो आप एसएलपी लीजिए। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन को अलाउ करता है। आप उनसे बोलिए कि सर कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपकी नज़रों से बच गए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें एसएलपी यहाँ पर दे दें। क्लियर है? तो 136 में आपको एसएलपी देखने को मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है, याद रखिएगा। चलो भाई, तो 136 एसएलपी विशेष याचिका, एससी में फाइल होती है एसएलपी, राज्यों के लिए नहीं है। एससी के वर्डिक्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो एसएलपी और राज्य सरकार, ठीक है, किसके खिलाफ नहीं करेंगे? सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। 136, 137, 137 ये भी काम का है, ये भी काम का है। देखो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट, निर्णयों की समीक्षा करना। मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की स्वयं समीक्षा कर सकता है। निर्णयों की समीक्षा करना क्यों? देखो, मूलाधिकार वाला पढ़ा है, एक बार बोल दिया संशोधन नहीं कर सकते, दोबारा बोल दिया कर सकते हैं। प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, कभी बोलता है नहीं है, कभी कहते हैं संशोधन कर सकते हैं, कभी कहते हैं नहीं कर सकते। ये क्या है? अपने ही निर्णय की समीक्षा करना। एक खूबसूरती हमारे सुप्रीम कोर्ट की। 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट आपके पास यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना, रिव्यू यहाँ पर आपके पास दिया गया है, इस बात का आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखें, ठीक है भाई। चलिए, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि एक है क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका, इससे भी सवाल बन सकता है। उपचारात्मक याचिका, देखिए हुआ क्या। आर्टिकल 139, 139 क्या है? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गए, आप सहमत नहीं हैं, आप हाई कोर्ट के पास गए, आप सहमत नहीं हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए, आप सहमत नहीं हैं, आपने एसएलपी ली, आप सहमत नहीं हैं, फिर भी आपके पास एक और रास्ता बना है, क्यूरेटिव पिटीशन। आप बोलेंगे सर हमारे खिलाफ जो फैसला दिया गया है वो सही नहीं है, उसमें वो जज भी शामिल हैं जिनसे हमारा विवाद है,
फिर आप इसमें फैसला कराइए और वही जज करेंगे जो उसमें पहले शामिल थे, फिर भी आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, न्याय मिल सकता है 139 के अंतर्गत। ठीक है, 2002 में रूपा हुड्डा वर्सेस अशोक हुड्डा वाले केस में ये वाला मामला आपके सामने आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी कहानी और देखते हैं। 138 138 इसकी अधिकारिता में वृद्धि, अधिकारिता में वृद्धि, ठीक है, में वृद्धि कौन करेगा, संसद। एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, एक्सटेंशन इन ज्यूरिडिक्शन कौन करेगा, संसद। कैसे करेगी, कानून बना के, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, 139 139 यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसद, संसद अन्य मामलों में, संसद अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। और 139 का ए, सब आर्टिकल ए, इसमें कुछ प्रोविजन किए गए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। देखो, है ना कि हाईकोर्ट, दो या दो से अधिक हाईकोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है, पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे अपने पास ट्रांसफर करवा सकता है। ये आर्टिकल 139 में, आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर आपके पास रह गई है, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इन जजेस का रिमूवल कैसे किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे किया जाता है। बच्चा समझिए, एक बहुत लंबी प्रोसेस है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रिमूवल, रिमूवल ये प्रोसेस दी गई है 124 के 124 124 के सब आर्टिकल 4 में, 124 के सब आर्टिकल 4 में ये प्रोसेस दी गई है किसकी बेटा, रिमूवल की। ठीक है, समझिएगा। कब हटा पाएंगे, कब हटा पाएंगे, जब वायलेशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण किया गया हो, तब जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहाँ पर हटा सकते हैं। 124(4) और 124(5), 124(5) में लिखा गया है कि संसद, संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी, संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी जजेस को हटाने की प्रक्रिया का। तो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पर हम जजेस का रिमूवल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कानून कौन बनाएगा, इसके लिए कानून बनाएगी संसद। याद रखिएगा, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, याद रखना यहाँ पर बेटा, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एंड रूल, इसके अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं ये 1969 में बनाए गए, 1969। एक शब्द आपको याद रखना है कि जो 124 है यहाँ पर इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है यहाँ इम्पीचमेंट वर्ड का यूज किया गया है ना, यहाँ पर इम्पीचमेंट वर्ड का यूज किया गया है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाएं, चाहे हाई कोर्ट के जजेस को हटाएं, एक ही प्रक्रिया के यहाँ पर पालन करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे भले हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट या हम लोग बात करें हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हटाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, संसद कौन हटा सकता है, संसद, संसद कौन हटा सकता है, पार्लियामेंट। तो संसद में पारित विधेयक के आधार पर हम इनको हटा सकते हैं। याद रखिएगा क्या करना है, क्या करना है, अगर लोकसभा, अगर इस प्रस्ताव की शुरुआत, अगर इस प्रस्ताव की शुरुआत हमें लोकसभा में चाहे करना है तो कम से कम 100 लोगों का समर्थन मिलना चाहिए, और अगर इसको राज्यसभा में करना है तो कम से कम 50 लोगों का समर्थन यहाँ पर चाहिए। समझिए, आपसे कोई पूछ सकता है कि जजेस को हटाने की प्रक्रिया कहाँ पर है, 124(4) में और 217 में जो हाईकोर्ट के जजेस हैं उनको हटाने की प्रक्रिया दी गई। कैसे हटाए जाएंगे, एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, कहाँ पर, संसद में। जिस भी हाउस में लाएंगे, मान लीजिए लोकसभा में लेकर आए तो 100 लोग, है ना, किसमें चाहिए, 100 लोगों को यहाँ पर चाहिए। और अगर राज्यसभा में आए तो हमें क्या करना चाहिए, 100 लोग जो हैं उन, सॉरी, राज्यसभा में 50 लोगों का समर्थन हमको चाहिए।
हटाने के प्रस्ताव के बिल पर, जैसे देखो भाई, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, इनको देनी पड़ेगी क्या? नहीं, इनको 14 दिन पहले यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी, समझ लें इस बात को। राष्ट्रपति पर एक एक चौथाई लोगों के हस्ताक्षर चाहिए, यहाँ पर चाहिए एक चौथाई के नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा में 100 लोगों के साइन चाहिए और राज्यसभा में हमें 50 लोगों के साइन चाहिए, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो। तो होता क्या है, होता क्या है समझो। जैसे प्रस्ताव आया, है ना, जैसे ही प्रस्ताव आएगा जिस भी सदन में आएगा, उस सदन में आने के बाद जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष, इन अध्यक्ष के द्वारा एक समिति बनाई जाएगी, समिति, और इस समिति में 3 सदस्य होंगे। ये समिति चेक करेगी कि ये आधार सही है या नहीं है ना, ये आधार सही है या नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर सही है अगर सही है तो फिर इस पे क्या होगा बेटा, आपके पास, इस पे आपके पास वोटिंग होगी, वोटिंग होगी। और वोटिंग में अगर 2/3 लोगों ने, सुनना, 2/3 लोगों ने, अब इसमें 2 चीज़ें, ये जो 2/3 है ना, ये प्रेजेंट होना चाहिए और वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और सदन का बहुमत भी चाहिए, सदन का बहुमत भी चाहिए। इन दोनों में से जो पहले हो उसी के आधार पर हटा सकते हैं। इस पे इस तरीके से किसी भी जज को अभी तक यहाँ पर नहीं हटाया गया है, इस बात का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाई कोर्ट के कुछ जजेस हैं जिनको लेके इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पर की गई है, पर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक किसी भी जज को इस तरीके से नहीं हटाया गया है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए, बट प्रीलिम्स के हिसाब से मुझे लगता है ये सारे के सारे आर्टिकल सफिशिएंट है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर। क्लियर है भाई? तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अगला टॉपिक है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स, अगर बच्चा मैं हाई कोर्ट के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ तो बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इन हाई कोर्ट के बारे में बहुत सारे सवालों के चक्कर में ना पड़ते हुए सिर्फ कुछ सवालों को ही याद रखें। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, इससे उतने सारे सवाल नहीं आते। रैपिड रिवीजन जो हमारी क्लास है, इस रिवीजन क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ना पढ़ने की जगह सिर्फ लिमिटेड चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है, सिर्फ लिमिटेड चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। इस बात का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ, है ना, क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले फैक्ट्स। फैक्ट आप सारे बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई हाई कोर्टों की शुरुआत कब हुई। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, इसके अंतर्गत 1862 में हमने हाई कोर्टों की स्थापना कर दी। ठीक है, चलिए, बहुत सारे हाई कोर्ट आपके पास यहाँ पर बन गए। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, एक तो आप आर्टिकल 214 याद रख लीजिए, 214, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजन आपके पास यहीं दिए गए, 214। फिर मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो 226, ठीक है, फिर आपको याद रखना है 226, क्या है यहाँ पर है रिट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, रिट ज्यूरिडिक्शन। फिर आपको याद रखना है 231, 231, ये कॉमन हाई कोर्ट की बात करता है, कॉमन हाई कोर्ट की बात करेगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट। और फिर आपको याद रखना है 237, 237, क्योंकि यहाँ पर सब ऑर्डिनेट, सॉरी 233 से लेके 237, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में चर्चा की गई है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो 214 में क्या है सर? हाई कोर्ट की सारी बातें लिखी गई हैं। 215 में, सॉरी 226 में क्या है? रिट ज्यूरिडिक्शन। और 231 में क्या है? कॉमन हाई कोर्ट। और 233 से लेकर 37 तक सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। कुछ आर्टिकल्स अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं, कुछ आर्टिकल अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, अच्छा पहले कुछ बातें याद रख लीजिए। अगर हम लोग हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने, हाई कोर्ट कितने हैं? तो बच्चा ये आपके पास 24 है, 24 है ना। पहले कितने थे? 21, अब कितने आपके पास? 24 है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, ये 25 हो गए। आप मुझे बताइएगा 24 है या 25 हो गए हाई कोर्ट। इसमें सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। अब देखो बेटा, लार्जेस्ट दो तरीके से आते हैं, दो तरीके से। एक आता है नंबर ऑफ जजेस। नंबर ऑफ जजेस की जब भी बात करेंगे तो आपके पास जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की पहली रैंकिंग आएगी नंबर ऑफ जजेस के आधार पर। और अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि
ज्यूरिसडिक्शन एरिया के आधार पर, जो ज्यूरिसडिक्शन है इसके आधार पर टॉप पर कौन आएगा, तो आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, कौन आता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, क्योंकि इसका विस्तार 4 राज्यों पर है, 4 राज्यों पर। और अगर जज की संख्या पे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तब भी आपके पास कौन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट की संख्या कितनी बच्चा आपके पास यहाँ पर, 24 है। तो देखिए हाई कोर्ट की जो संख्या है ना बच्चा, ये थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, ये आपके पास 25 हो चुकी है, 25, 25। क्यों सर, क्योंकि 2019 2019 में आप सारे बच्चों ने देखा हुआ है कि हमारा जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी है, इसीलिए जो हाई कोर्ट्स हैं इनकी संख्या आपके पास 25 हो गई है। इससे पहले आपके पास 24 थी, उससे पहले आपके पास कितनी थी, 21 थी। समय समय पर बहुत सारे हाईकोर्ट आपके पास बनाए गए, कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए हाईकोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सी कहानी यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे हाईकोर्ट में जो इसका कंपोजिशन है, अगर मैं इसकी संरचना की बात करूँ बच्चा, तो संरचना में कुछ ऐसा लिखा गया है कि एक चीफ जस्टिस और अदर जो जजेस है ना, इन अदर जजेस से मिलकर बनेगा एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज होंगे। इनकी संख्या कितनी होगी, जो अदर जजेस हैं इनकी संख्या, तो इस संख्या को डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ संसद नहीं करेगी, यहाँ पर कौन करेगा, राष्ट्रपति। इनको अपॉइंट कौन करता है सर, अपॉइंटमेंट जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, आप सारे बच्चे जानते हैं, प्रेसिडेंट करता है। अब प्रेसिडेंट कैसे करेगा बेटा, कोलिजियम की सिफारिश पर कर सकता है, करता है, बिल्कुल करता है। यहाँ पर भी सीधी सी कहानी है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से कर सकता है, हाई कोर्ट के जज से कर सकता है, और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कर सकता है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है सर, राष्ट्रपति। आपसे कोई पूछ सकता है कि इनको ओथ कौन दिलाता है, ओथ, तो ओथ दिलाते हैं जो गवर्नर है, गवर्नर संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए तो संरचना कितनी है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि भाई एक आपके पास चीफ जस्टिस और 7 अन्य, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि एक चीफ जस्टिस और अन्य जजेस से मिलकर बनेगा, और इसकी संख्या कितनी होगी समय समय पर भारत के राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट में जजेस की संख्या 3 ही है, जबकि अगर हम लोग जाते हैं इलाहाबाद में तो लगभग 60 के आसपास जजेस की संख्या है। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति, इनसे डिस्कशन करके यहाँ पर कर सकता है। ओथ कौन दिलाएगा, गवर्नर। क्वालिफिकेशन, अगर मान लीजिए कि मुझे हाई कोर्ट का जज बनना है तो यहाँ पर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसी योग्यताएं होनी चाहिए, तो समझो इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको 10 ईयर तक जुडिशियल जुडिशियल सर्विस का एक्सपीरियंस हो, या आपने 10 साल तक, 10 ईयर तक एडवोकेट के तौर पर काम किया हो, एडवोकेट के तौर पर काम किया हो। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी हम लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 ईयर आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, 7 ईयर, और यहाँ पर कितना है आपके पास, 10 ईयर। ठीक है, देखो पहली शर्त है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला आधार है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। दूसरा, ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है। और अच्छा एक चीज़ याद रखना कि राष्ट्रपति की नज़र में अगर आप लोग प्रोमिनेंट पर्सन हैं तो हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकते। 2 ही आधार हैं, एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा आपके पास 10 साल तक जजेस सेवा में काम करने का अनुभव हो, या 10 साल तक आपने कहीं भी एडवोकेट के तौर पर, है ना, एडवोकेट के तौर पर काम किया हो, तब जाकर आप हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं। ठीक है, ये शर्तें आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपको 7 ईयर तक चाहिए जुडिशियल सर्विस में काम करने का, या 7 साल तक किसी भी आपने कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर काम किया हो, तब भी जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, जज बन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो हर एक चीज़ कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। हर एक चीज़ कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। जैसे इनका अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति। अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। आपसे कोई पूछ सकता है कि इनकी जो ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र कौन करता है, ये भी आपके पास राष्ट्रपति करता है। इनकी जो शर्तें हैं, ये कंडीशंस कौन डिसाइड करता है, ये कंडीशंस भी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। सारी चीज़ें राष्ट्रपति करता है। हर प्रकार के जज को कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग सीजेआई, ये भी कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। किसको बना देगा, कोई भी व्यक्ति को जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए यहाँ पर क्या हो, योग्य हो। ठीक है, चलिए जैसे
संविधान का जो आर्टिकल 223 है, 223 में एक्टिंग सीजीआई की बात की गई है। 224 में बोला गया है एडिशनल, एडिशनल, ठीक है, एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट, एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट, ये कौन बनाएगा? इनको भी अपॉइंट करेगा कौन? आपके पास प्रेसिडेंट। कौन से जज? जो एलिजिबल हों। 224, 224 का सब आर्टिकल ए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जो जज होते हैं, इन रिटायर्ड जज को अपॉइंट करेगा। और ये कौन करेगा? ये हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, इनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो 223 में एक्टिंग सीजीआई है, 224 में एडिशनल है। यहाँ पर तदर्स जजेस का प्रावधान नहीं किया गया है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। लगभग सारी चीज़ें हैं जो जजेस से रिलेटेड आपको यहाँ पर ख्याल रखनी है। देखो भाई, 15वां संविधान संशोधन 1963 आया, 15वां संविधान संशोधन 1963। इसने बोला एज को हम लोग 62 से 63 साल कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज पहले 62 हुआ करती थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इसको 63 कर दिया गया है। देखो कुछ आर्टिकल हैं जो हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं। 214 में हाई कोर्ट की चर्चा की गई कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा बोल दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। सर आप ये, सॉरी हाँ, आप ये क्या कहना चाह रहे हो? समझो बच्चा, समझिए। देखो हमारा प्यारा सा भारत है, प्यारा सा भारत, और इस प्यारे से भारत में कई सारे राज्य हैं, कई सारे स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारे स्टेट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ आपसे बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपके पास अंडमान एंड निकोबार है, तो क्या अंडमान एंड निकोबार का अपना हाई कोर्ट है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पर है आपके पास कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, इसके जुरिडिक्शन में आता है कौन? आपके पास अंडमान निकोबार। जैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर, और ये आपके पास क्या है? लद्दाख है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसी में आते हैं। जैसे ये अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, ये सब किस में आते हैं? इसी में आते हैं। ये आपका तमिलनाडु हाई कोर्ट है, ये आपके पास पांडिचेरी है, पांडिचेरी इसी में आता है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, ये पंजाब, ये हरियाणा और चंडीगढ़ एक ही के अंतर्गत आते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में द्वारा ये प्रावधान कर दिया आर्टिकल 231 में कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी एक हाई कोर्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 14 क्या बोलता है? 214 आपसे बोलता है कि हाई कोर्ट। 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 215 बोल रहा है कि भाई जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब इसके जो मामले हैं सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रभावी होंगे, इसके मामले सुरक्षित रखे जाएंगे, और अगर आप नहीं मानते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। 216 बोलता है कंपोजिशन, संरचना। बेटा इसकी संरचना फिक्स नहीं है, संरचना में सिंपल से लिखा हुआ है कि एक जज और उतने जजेस जितना राष्ट्रपति डिसाइड करे, ध्यान रखिएगा। 225 में है, सॉरी 221 में सैलरी, इनकी सैलरी कहाँ पर है? 221 में। 222 में जजेस का ट्रांसफर कौन करेगा? राष्ट्रपति। 223 में एक्टिंग सीजीआई कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। 224 में एडिशनल जजेस कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति। 224 ए में दिया गया है रिटायर्ड जज कौन अपॉइंट करेगा? जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और 233 में है डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। देखो हाई कोर्ट में उतने सारे सवाल नहीं बनते, और मुझे लगता है कि आप सारे के सारे बच्चे इस पर मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल आता है सर, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ये बेटा अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। और इन अधीनस्थ न्यायालय का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। और इनका प्रोविजन कहाँ पर है? 233, है ना, 233 में कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अपॉइंटमेंट। समझिए जब ये काम करता है, जब ये काम करता है एज ए सिविल जो आपके पास केस होते हैं, जब इनमें ये काम करता है तब आप इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और जब ये काम करने लगता है क्रिमिनल, है ना, क्रिमिनल जो वर्डिक्ट होते हैं, केस होते हैं, इनको सुनता है तब आप इसको सेशन जज कहते हैं। होता आपके पास एक ही है। यह जो सारी चीज़ें होती हैं ना बेटा, इनमें जितनी सारी चीज़ें होती हैं ये कौन देखता है? ये राज्यपाल देखता है। राज्यपाल किससे डिस्कशन करके देखेगा? सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट, कोई भी जो हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस से। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि भैया सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे कंट्रोल कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सहयोग से? तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके सहयोग से। 233 में हाई कोर्ट के चीफ जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, इनके जजेस की अपॉइंटमेंट है। इसमें और सारे आर्टिकल हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, नहीं मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से जुडिशरी को यहाँ पर पढ़ा था।
मेरी भी मजबूरी है कि प्रीलिम्स को मुझे यहाँ पर कवर करना है, तो लगभग सारी चीज़ें जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें मैंने आपको कवर करा दी हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये कब बने और किसने कब शपथ ली। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं और इन सवालों का समाधान आपके पास है, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर करेंगे आप लोगों से मुलाकात, तब आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें।